हर माँ तो चाहेगी मेरा बेटा शिवाजी बने, स्पार्टन बने, लेकिन जीजा भाई भी तुझे बनना पड़ेगा। मैं रोडीज के सर ऑडिशंस में फेल होता था, तो मम्मी ने एक बात रखी कि बेटे जा, फिर जा, कोई तुझे भीख नहीं देगा, तेरा कटोरा थोड़ी छीन लेगा। पढ़ी भी नहीं है लेकिन कड़ी भी तो है। देखो क्या बात कही आपने, कोई ढाबा ऐसा कुछ खोला, सबसे पहले मार्केटिंग, दूसरा सर्विस, खाना तीसरे नंबर पे है। बहुत से लोगों ने पूछा मुझसे कि बिग बॉस स्क्रिप्टेड है, कैसा है? सर बिग बॉस ऐसा है जैसा इस कमरे में ऑक्सीजन है। कमिश्नर साथ चल रहे हैं, अधिकारी सब चल रहे हैं, पूरा शहर बाहर निकल के आ रहा है जिस रोड से भी जा रहा हूँ। और वो हाथी पे आना था, वो सच हो गई बात। ये मुंबई शहर है, यहाँ बेवकूफ भी उसी पोस्ट पे बैठा है और समझदार भी उसी पोस्ट पे बैठा है। लोग कहते हैं कि लोहा घर में मार दे हथौड़ा, मैं कहता हूँ कि भाई इतने हथौड़े मार तो उस लोहे को गर्म कर। ये जिंदगी एक शेर की सवारी है, और अगर नजर हटी तो वही शेर तुम पे भारी है। हेलो हिटफ्लिक व्यूअर्स, आज हमारे साथ है आशुतोष कौशिक। ये एक ऐसी पर्सनालिटी है जिन्होंने रियलिटी शोज तो जीते ही है, पर ज़िंदगी के बहुत सारे उतार चढ़ाव भी किए देखे हैं। MTV रोडीज़ ये जीत चुके हैं, बिग बॉस ये तब जीत चुके हैं जब सीज़न 2 था और लोगों को इस फॉर्मेट की समझ नहीं थी, तो बहुत उत्पात होता था, झगड़े होते थे। आई थिंक बिग बॉस में जीना बड़ा मुश्किल हो जाता था, तो ऐसे माहौल में वो जीतना आई थिंक एक काबिल तारीफ़ है। उसके अलावा इनके बहुत सारे और एडवेंचर्स भी हैं, ये एक्टर भी हैं, राइटर भी हैं, और ये क्रिएटिव फील्ड की हर चीज़ में महारत हासिल करते हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि इनका इंडस्ट्री से कोई लेना देना नहीं है, कोई इनका प्रीवियस एक्सपीरियंस नहीं है, या कोई चाचा मामा ताया शायद इस इंडस्ट्री में नहीं है। उसके बावजूद इनकी जो समझ है वो यूनिक है। तो आशुतोष, वेलकम टू हिटफ्लिक। और सर थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। मैं थैंक्स बोलूँगा सर, आपने मुझे आज आने का मौका दिया और अपनी बात रखने का मौका दिया, इसके लिए मैं सर आपका भी धन्यवाद करता हूँ। और सर ये जैसे आपने कहा कि भाई कोई चाचा ताऊ तो था ही नहीं, वाकई में नहीं था, लेकिन इतना ज़रूर था कि कोई मीडिया वाले कोई न्यूज़ कवर कर रहे हैं, हम घुस जाते थे। मैंने इधर हम बताएंगे क्या बात हुई थी, हमें कुछ नहीं पता वहाँ क्या हुआ है। किसी काम से दिल्ली गया तो सिंगिंग का ऑडिशन चल रहा है, लाइन लगी हुई है लंबी, और मैं भी उस वक्त बिल्कुल लड़का ही था, जवान लौंडा था बिल्कुल, और बड़े बड़े बाल, टी-शर्ट काली और ये वो बॉडी बिल्डर टाइप से। तो मैंने क्या किया कि मैं बाउंसर टाइप से दिख रहा था, तो मैंने भी लड़कों को लाइन में लगवाना शुरू कर दिया। वहाँ चलो चलो लाइन में लगो, और खुद लगता लगता सबसे आगे पहुँच गया। अब सिंगिंग में करूँगा क्या मैं भाई? डांसर हम इतने बड़े हैं कि पीछे घोड़ी खड़ी हो, आगे हम नाच लेते हैं। सिंगर हमें अपना गाया हुआ खुद को अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं उस ऑडिशन में भी गया, जजेस से बात की, सब कुछ किया, और जजेस कहते सुनाओ, क्या सुनाओगे, क्या सुनाओगे? मैं कहा सर आप बताइए क्या सुनाऊंगा। अगर मैंने वो सुना दिया तो ये तो मैं आप ये पार्शलिटी हो जाएगी थोड़ी, उसमें तो मैं माहिर हुई, आप बताओ क्या सुनोगे, ऐसी बहस चल रही है। उन्होंने गाना बता दिया, जियाल मस्की मुकन बरंजिश, इस तरह। मैं कहा सर ये भी मेरा फेवरेट है, मुझे बहुत अच्छा, या मुझे पता है इस पर तो मेरी बहुत ज़्यादा पकड़ है। कह रहा भाई तो अब सुना दे पहले तो। मैंने कहा रुक जाओ एक मिनट, कभी मैं धरती को प्रणाम करूं या कुछ भी करूं, लेकिन जब बहुत देर हो गई तो कहने लगे भाई क्या? मैंने कहा तो मार्केट भी खुल गई होगी यार, जाना है मुझे काम से। लेकिन ये कॉन्फिडेंस सर बचपन से ही था, क्योंकि जब आदमी मंच पे आता है तो वो एक, मेरा जो मानना है कि वो कंफर्ट जोन से अनकंफर्ट जोन में आ जाता है। हमें कुछ आए ना आए, मैं सारे मतलब कि सारे फैशन शो जो गली मोहल्ले में, जो मिस अर्थ, मिस डाउन टू अर्थ, सब जिसका मतलब सब में गया हूँ, सब में ज़ीरो, लेकिन विनर किसका बना? मैं रोडीज़ का। तो मैंने देखा है हर माँ तो चाहेगी मेरा बेटा शिवाजी बने, स्पार्टन बने, लेकिन जीजा भाई भी तुझे बनना पड़ेगा। वो कौन बनेगा? यहाँ एकदम हो जाओ मोनू चल घर तू अंदर, यहाँ क्या कर रहा सड़क पे खड़ा? बच्चे को चाहते हैं। मैं रोडीज़ के सर ऑडिशंस में फेल होता था, जाता रहता था। मैंने भी इसको लोंडों की तीर्थ यात्रा बना ली थी। मैं ऐसे बुजुर्ग यात्रा पे जाते हैं, ऐसे लोंडे हम जो है, हम इस रोडीज़ की यात्रा पे जाया करेंगे हर साल। रिजेक्ट ही होंगे ना, कोई बात नहीं। इतना रिजेक्ट हुआ उसमें, एक बार तो मैं भी थका। मैंने कहा बस अब नहीं जाऊँगा। पापा भी गालियाँ देते थे, पापा को रोडीज़ का मतलब ही नहीं पता। उन्होंने सोचा रोडी पत्थर पता नहीं क्या करने जाता है, वो इस तरह सोचते थे। क्या तुझे रोडी पत्थर का काम करना, यही कर ले,
और पापा कहाँ थे उस वक्त? होम टाउन वहीं ढाबे पर सब ढाबा चलाता था मैं। सहारनपुर? सहारनपुर सर। अच्छा। जब मैं थक गया एक दिन मैंने भी मना कर दिया, मैंने मम्मी अब नहीं जाऊँगा। तो मम्मी ने एक बात रखी कि बेटे जा, फिर जा, कोई तुझे भीख नहीं देगा, तेरा कटोरा थोड़ी छीन लेगा। पढ़ी भी नहीं है लेकिन कड़ी भी तो है, देखो क्या बात कही। और उसके बाद तो मैंने फिर जाना शुरू कर दिया। और जब भी मैं उस रोडीज़ के ऑडिशन में सर मतलब मुझे तो पता भी नहीं था होता क्या है। एक बार लड़के ले गए मुझे कि चल भाई चल, और ले भी इसलिए गए कि ढाबे पे काम करता था, जेब में 2 पैसे अच्छे होते थे उन्हीं को, मतलब और थोड़ा अक्खर टाइप से भी था कि ये अड़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, भाई के पास पैसे भी हैं, कोई दिक्कत नहीं। इस तरह लौंडे मुझे लेके चले गए। जब मैं रोडीज़ के ऑडिशन में पहुंचा तो मेरा भी बड़ा जी लगा वहाँ पे। मैंने इतनी सुंदर सुंदर लड़कियाँ ही देखी थी कभी जीवन में, क्योंकि ढाबे पे सर कपड़े पहनने की फुर्सत नहीं थी। वो हर कपड़े पे, शर्ट पे दाल के दाग पड़े होते थे। कंपटीशन चल रहा होता था पड़ोसी से, ये चल रहा होता था, और सुबह 5 बजे से रात के 12 कब बज आते थे कोई पता नहीं होता था, समझ ही नहीं आता था कब बज गए। और यही कर रहे थे, कमा भी अच्छा रहे थे। कितने कितने ऑडिशंस दिए रोडीज़ के, कितने साल दिया? सर कई बार दिए, और जिस साल सेलेक्ट हुआ उसमें भी एक साल में मैंने 3 दे चुका था। दिल्ली, जयपुर और मुंबई का रिजर्वेशन करा चुका था मैं ट्रेन का। मैं कहा यहाँ नहीं होगा तो वहाँ भी आऊँगा। लेकिन चंडीगढ़, लेकिन जयपुर में मैं सेलेक्ट हो गया उसके ऑडिशन के अंदर। तो ये सेम जजेस सब जगह जाते थे? सेम। तो वो पहचान नहीं लेते थे? पहचानते थे। होता क्या था कि जजेस के पास बैठने से पहले एक ग्रुप डिस्कशन होता है, जीडी राउंड होता है वो। अब उसमें आप किसी चीज़ के फेवर में रहो या अगेंस्ट में रहो, कुछ भी रहो। जैसे उन्होंने पूछा भाई पुलिस को पैसा देना चाहिए नहीं देना चाहिए, मैं फेवर में होता था, मैं देना चाहिए। कह रहे क्यों? मैं कहा देखो आप अपनी गलती पे पुलिस को पैसा दे रहे हो, पुलिस अपनी पे आगे बिना गलती के ले लेगी आपसे। मैं प्रैक्टिकल बहुत होता था। रिजेक्ट, मुझे कोई उसमें ग्रुप डिस्कशन से अगले राउंड के लिए मुझे सेलेक्ट ही नहीं हुआ। फिर पूछा कि टैलेंट और गुड लुकिंग होना चाहिए। मैं कहा टैलेंट होना चाहिए। कह रहा क्यों? मैं कहा देखो ये चांद है, अगर आप में टैलेंट होगा पहुंच जाओगे, और गुड लुकिंग हो तो यहीं से देखना चंदा मामा ऊपर है। तो रिजेक्ट। उसके बाद जब मैं वापस आता था तो मैं अपनी बात को तोलता था। मैंने भाई क्या हुआ तुझसे पूछा, तूने जवाब तो बिल्कुल प्रैक्टिकल दिया, कोई थ्योरिकल नहीं था कि नहीं हम रिश्वत के खिलाफ हैं, नहीं हम ये नहीं होने देंगे, बिल्कुल नहीं जी। सर मैं तो पहले हाथ जोड़ूंगा, पैर पकड़ूंगा, उस सिचुएशन से निकलने की कोशिश करूँगा, बाद में 2 पैसे दूंगा। मैं कोर्ट कचहरी के चक्कर में क्यों पढ़ूंगा? दीवानी दीवाना बना देती है। ये दीवानी के काम जो है, दीवानी कचहरी हमारे यहाँ तो ऐसे बोलते हैं, दीवाना बना देती है। तो मैं तो प्रैक्टिकल आंसर दे के आता था, नहीं होता सिलेक्ट। फिर मैं एक रिजल्ट निकालता था कि भाई तेरी बात ठीक थी, आज तेरे मतलब के जज ही नहीं बैठे थे, और नहीं बैठे थे तो मम्मी ने उधर से बोल ही चुकी थी कोई भीख नहीं देगा तेरा कटोरा थोड़ी छीन लेगा। मैंने बात भी ठीक कह रही हो। मैं कहा नेक्स्ट जयपुर ऑडिशन। सर मैं पहुंचता हूँ, एक वहाँ पर वो लगती है स्टिकर टाइप से, उस पर आपका एक सीरियल नंबर है, रोल नंबर क्या बोल रहे हैं उसे, वो लग के आप एंट्री करते हो। और आपको, और इस तरह का प्रोसेस है कि आप दोबारा जहाँ से निकले हो वहाँ पे जा भी नहीं सकते। मतलब कि इवेंट का एरिया है कि वहाँ इवेंट चल रहा है, उसके बाद ग्रुप नंबरों से सबको अलग अलग रूम में जा रहे हैं। मैं गया और करके आ गया, बातचीत अपनी बोल के ग्रुप डिस्कशन में। मुझे लगा आज भी नहीं होने का तेरा, तो दोबारा लग लाइन में। तो फिर शुरू से फिर ऐसे स्टिकर लगवाया, फिर घुस गया। और कितना टाइम लगता था एक राउंड में? सर 4-5 घंटे तो बड़ी मामूली सी बात थी। तो एक राउंड में 5 घंटे, आप दोबारा लगे फिर 5 घंटे? हाँ, फिर 5-6 घंटे आराम से। और वहीं उसी वक्त मेरा एक होम टाउन से मेरे साथ एक दोस्त आया हुआ था, वो बहुत अच्छा डांस करता था। मैंने उसे स्टेज पे चढ़वा दिया था। इसमें तो मास्टर था, जो आदमी जिस काम का है ना, मैं उसे वहाँ पहुँचा देता था। और उसके मतलब उसके लिए हल्ले मच रहे हैं वहाँ, फैन फॉलोइंग उसकी मतलब ऐसी हो गई उसी वक्त कि भाई बहुत अच्छा डांस किया। और मुझे पता था इसमें मास्टर से कराओ जो जिस लायक है। अब शाम को वो क्या कहता है लड़का, यार तुम ना थोड़ा साइड में हो जाओ, मेरी सेटिंग हो गई है, मैं सिलेक्ट होने वाला हूँ। सेम जो डांसर था? हाँ। मैं ठीक है, अच्छी बात है, तेरे हो जाए, मैं क्या दिक्कत है। रात को वहाँ पर ना वो बोर्ड लगते थे, ब्लैक बोर्ड, कि भाई कौन सिलेक्ट हुआ अगले राउंड के लिए। मैंने 2 तरह से नाम लिखे थे, एक आशु एक आशुतोष। दोनों नाम थे उस दिन। सर बताओ, मतलब दोनों नाम में दोनों जगह सिलेक्ट था मैं उस दिन। और सवाल क्या पूछा था?
यही क्वेश्चन जो भी नॉर्मल थे मैं भी बड़ा इजीली आंसर दे के आया था। स्कूल कॉलेज में जैसे मोबाइल ले आना चाहिए, नहीं ले आना चाहिए, मैं ले आना चाहिए। लेकिन मैंने ये देखा कि किस्मत में जो होगा आपको मिलेगा, लेकिन उसके लिए सही टाइम पे सही जगह खड़ा होना भी आपको पड़ेगा। और उस दिन मैं सेम इंसान था जो सेलेक्ट नहीं हो रहा था, उस दिन हो गया। और जिन्होंने सेलेक्ट किया वैभव विभोर हैं, V2, आज तो अब तो राइटिंग में आ गए हैं, और उन्होंने मुझे सेलेक्ट किया। और इंसान में सेम था। और जब सेलेक्ट हो गया तो अगले राउंड के लिए बुलाया, और जब मैं अगले राउंड के लिए गया तो वहाँ पे 8-10 लोग और बैठे हुए थे जो सेलेक्ट हुए थे अगले राउंड में। अब अच्छा, हम तो बिल्कुल सिंपल से, हमें तो इंग्लिश तक बोलनी नहीं आती थी। हमें तो इतना ही पता था कि 193 बंदर बाकी चढ़ गए ऑन द ट्री। हम तो ऐसे वाले तो पढ़े हुए हैं। फेल होने के बाद तो ये पता चला था अब तू पढ़ के तो पास नहीं हो सकता, पास होगा कैसे। तब तो हम पास हुए। तो सर मैं जाके बैठा वहाँ, मुझसे कोई बात ही ना करे। और लड़के लड़के सब बात करते, कोई गिटार बजा रहा था। और उस वक्त वो गाना बड़ा पॉपुलर था, सुट्टा नहीं मिला, वो गाना था ना। वो मैं हमने भी वही सुना था। हमें क्या पता है भी ऐसा भी कोई गाना है, कोई यूनिवर्सिटी टाइप के बच्चे लड़के इस तरह गाना गाते हैं। बड़ा वो गिटार गुटू बजा, मुझसे कोई बात ना करे। ना करो। मैंने भी 2 कुर्सियाँ साथ में लगाई और सो गया। उन्हें कह दिया प्रोडक्शन वालों को, भाई मेरा नंबर आया तो मुझे बता दियो। अभी बात तो कोई करता नहीं है। अब सुबह से बैठे 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 उन्होंने फिर एक मुझे कागज सा दिया, एक फॉर्म, कि आप रोडीज की जर्नी में क्या लेके जाओगे, इस तरह की कई सारी चीज़ें लिखी थी। तो अब मुझे ये नहीं पता मैंने लिखा क्यों ऐसे। किसी लड़के ने लिख रखा था माई आईपॉड, माई ये साथ लेके जाऊंगा, 4 चीज़ें क्या लेके जानी है। मैंने लिखा था हिम्मत, ताकत, आत्मविश्वास, दृढ़ संकल्प, ये लेके जाऊंगा। वाह। और वो शायद फॉर्म बड़ा वायरल हो गया था कि इस तरह यार एक लड़के ने ऐसी चीज़ें लिखी हैं, और मुझे यही चाहिए थी। अब सब होते 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 मुझे उसने उठाया, भाई आजा तेरा नंबर आ गया। मैं चलो। अब ये रघु, रणविजय तो होस्टिंग पे था, रघु और निखिल चिनप्पा थे उस वक्त। पर ये जो नंबर आता था इसमें भी कितना टाइम लगता था? सर सुबह 10 बजे पहुंच गए थे, रात के 9-10 बजे नंबर आया था मेरा। और एक आदमी से 1 घंटा, 10 घंटे, 50 घंटे, जितना चाहें उतनी बात करते रहेंगे, कोई लिमिट नहीं है। अच्छा। और जी मेरा नंबर आया और बातचीत होने लगी सर। तो वो तो सब ऑडिशन पड़ा ही है, आज भी साइट्स पे डला हुआ है। और मुझे बोला बंदर बन के दिखा, भाग के उनकी टेबल पे ऊपर चढ़ गया, सामान वामान सब फेंक दिया। मैंने बंदर तो यही करेगा भाई। और उसके बाद भी कोई फाइनल नहीं है कुछ अभी। उन 10-12 लड़कों में से, लड़के लड़कियों में से, रात को जब उन्होंने अनाउंस किया तो मैं अकेला सेलेक्ट हुआ वहाँ से। कह रहा शुतोष आज से आप भी एक रोडीज हैं। मतलब वो लोग जो आपसे बात नहीं कर रहे थे, गाना गा रहे थे, अपने आप को फिर आए बात करने, कैन यू शेयर योर नंबर। मैंने कहा सौदागर ही चले गए। अब पहले मैं बोल रहा था भाई, मैंने कहा बातचीत कर लो, मैंने बोला भी, मैंने भाई बातचीत कर लो क्या बात है। फिर वो आए, मैंने कहा वो सौदागर ही चले गए, अब क्या करोगे। तो तुम तो एक उगते सूरज को सलाम करने वाले हो। तो मैं वहाँ से सर अकेला सेलेक्ट हुआ। अब सेलेक्ट हो गया, बस हमारा तो यही था कि भाई इसमें सेलेक्ट हो जाए, और कुछ नहीं था। आगे जर्नी क्या है कुछ पता नहीं। तो आपने मंजिल पाली की भाई सेलेक्ट हो गए, अब जो होगा सो अब जो हम तो वापस ढाबे पे दाल फ्राई, मटर पनीर, चाय पनीर, पालक पनीर चढ़ाना, ये चल रहा है। किसी का ये, किसी का वो, कंपटीशन चल रहा है। और कंपटीशन ज़्यादा चल रहा है सर, 5 रुपए का शाही पनीर बेच रहे हैं हम। मतलब इतना सामने वाले से चल रहा है कंपटीशन। वो सस्ता करे जा रहा है, हम और सस्ता कर रहे हैं। ग्राहक मजे ले रहा है, हम तो उसमें लग गए। और एक बार किस्सा मुझे याद है, एक आदमी आया, भाई जरा 5 रुपए का शाही पनीर दो। उसे देखते गुस्सा आता था ऐसे से कि साले कंपटीशन का मजा ले रहे हैं हमसे। मेरा जो कुक था वो सुबह ही दारू वारू पी के पीछे लेट जाता था। मैंने नहीं पता ये वो इस तरह करता था सुबह ही। मैं उसे उठाने गया। अबे मैंने कहा उठ जा साले, आया वो उसे 5 रुपए का शाही पनीर, मुझे पता नहीं था मेरे पीछे अंदर आ गया वो आदमी भी। मैं आज एक साला हराम खोर 5 रुपए का शाही पनीर उसे बना के दे। मैंने देखा पीछे खड़ा है, और मैंने कहा ये भाई साहब भी मांग रहे हैं।
ऐसा करो 2 बना दे, एक उसे दिया हराम करो, वो कह रहा साला गालियां तो मुझे दी थी इससे अभी तक। मतलब हम तो उसमें लगे हुए हैं सर। तो ये हाजिर जवाबी जो है ये सवालों की, ये कैसे आई? सर उस मिट्टी में ही है। अच्छा, नहीं ये आप में है। नहीं सर, ऐसा है उस मैं जो देखता हूँ, हाँ जैसे हमारी इंडस्ट्री में बोलते हैं, वहाँ काउंटर आदमी जरूर मारता है। हाँ हाँ वो वेस्टर्न जो है ना, पश्चिम हाँ हाँ हरियाणा या यूपी या मतलब वेस्टर्न यूपी जो है, हाँ। उसमें काउंटर की आदत बहुत बुरी है। अच्छा। जैसे मुंबई में मुझे कोई बोल देता है और क्या बोलते हो, मैं कहा नहीं भाई साहब चुप ही रहते हैं। अब वो सोचे कि अब क्या बोलूं। हाँ 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 तो सर इस तरह के हम तो ढाबे पे कंपटीशन लड़ रहे थे, अचानक से रोडीज वालों का फोन आता है। और क्या हुआ कि उस वक्त ना फोन के जो नंबर होते थे उसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं होती थी। आज नया ऑफर आया, चेंज कर दो, 500 रुपये का सिम नया आ गया, वो नो रिलायंस आ गया, 500 रुपये का नंबर चेंज, कोई क्रेडिबिलिटी नहीं होती थी। क्योंकि नंबर चेंज भी नहीं होते थे। हाँ और दूसरा सिम ले लो, मतलब वो नहीं था कि हम इतने क्रेडिबल नहीं थे कि हमें एक ही सिम हमेशा नंबर चलाना है। ये कौन सा साल होगा? ये साल सर मान के चलिए आप 2005 2005। 5 6 और इस तरह का था। मान लो किसी के घर फ़ोन कर दिया किसी लड़की को, तो उसके बाप ने उठा लिया, कुछ हो गया तो हमने सिम ही बदल फेंक दिया, दूसरा ले लिया। तो ऐसे करते करते फ़ोन बदल दिया, कुछ भी कर लिया, दोस्त को दे दिया, कोई जा रहा है, एक कमेटी बोलते हैं हमारे यहाँ, कमेटी कि कमेटी डाल लो, कोई भी उठा लेगा। वो डाल के तो मैंने एक फ़ोन लिया था बड़ा वाला, तब उषा फ़ोन वगैरह चलते थे। 4-5 लड़कों ने मिलके वो उठाई और एक फ़ोन लाए। वो टाइम से सबके पास रह जाता था, तू इतने बजे तू ले जा। गोवा घूमने का प्लान बना दोस्तों का, जेब में क्या क्या दिखा रहे सब 5-5 हज़ार रुपये। मैंने कहा भाई ऐसी भुखमरी मैं नहीं जा सकता, 5,000 रुपये में कुछ नहीं होने का। कह रहे फिर मैंने कमेटी डालो एक 2 लाख रुपए वाली कम से कम, उसमें 20 आदमी होंगे ना, 2 लाख में तुम्हारे हमारे पास किस्त आएगी 10,000 रुपये के लगभग। और 10 के 10 लोग जितने हम जाने वाले हैं, एक किस्त दिया करेंगे पूरी। और अभी 6 महीने हैं, जब वो 2 लाख की हम 1.5 तक में तो उठा भी लेंगे। 1.5 वो और ये 5 जो तुम दिखा रहे हो 50, ये 2 लाख में लेके आएंगे हम 5 लाख का मजा, आगे फिर किस्त देते रहेंगे उसकी। क्योंकि अगर मैं गोवा जाऊंगा तो मुझे वो कैसीनो में भी जाना है, मुझे वो पानी के जहाज में भी घूमना है, फ्लाइट से जाऊंगा, वरना मैं नहीं जा रहा हूँ भैया, मैं अपने ढाबे पे खुश हूँ। मेरा मानना है अगर तुम्हें नाश ही करना है तो 100 सत्यानाश कर लो, वरना नाश ही क्यों कर रहे हो। तो लेकिन इसी बीच सर रोडीज वालों को फोन आ गया, आशुतोष वी आर ट्राइंग टू रीच दिस। अरे मैंने भाई हिंदी बोले तो कुछ समझ में आए। कह रहे तुम्हारा नंबर नहीं मिलता, ये नहीं होता, कुछ नहीं। मैंने बता क्या बात है। अरे भाई तुम्हें हमारे साथ उसकी रोडीज की जर्नी पे जाना है। अच्छा ये हमने सोचा भी नहीं था कि भाई हम ऐसे कोई जर्नी पे भी जाना है। तुम्हारे पास पासपोर्ट है? मैंने कहा नहीं है। अरे बनवाओ पासपोर्ट यार, 3 दिन में बनता है तत्काल में, पासपोर्ट बनवाओ, ये करो। मैं चलो, अब उनसे बातचीत होने लगी। मैं पासपोर्ट एजेंट के पास जाता हूँ, मैंने भाई पासपोर्ट बनवाना है। कह रहा 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, ये वो उसने 10 चीज़ें मांगी और तत्काल में बनवाना है। तो हमारे साथ क्या दिक्कत हुई कि आशुतोष कौशिक, सरनेम वीरेंद्र शर्मा और कहीं वीरेंद्र कौशिक, उन मेरे जो आइडेंटिटी हैं उस पर कहीं वीरेंद्र शर्मा, कहीं वीरेंद्र कौशिक, कहीं वीरेंद्र कुमार शर्मा। वो कह रहा भाई तेरा ये नहीं बन सकता भाई, तत्काल में नहीं बनेगा, तेरी तो आइडिया ही नहीं मैच करती है, कैंसिल हो जाएगा, मैं भरूंगा तब भी कैंसिल हो जाएगा। मैंने कहा इन सबको हटा, मैं अनपढ़ हूँ, झाइल हूँ, जरा मेरा राशन कार्ड अब बता। कह रहा बन जाएगा। और मैंने पैसे बता, तब मांगे थे सर उसने 7,000 रुपये पासपोर्ट बनवाने के। मैंने 10 दिए उसे, मैं पकड़ 10। और जब वो 3 दिन बाद पोस्टमैन के साथ खड़ा है, वो भी अपना पासपोर्ट ले लो, मैंने वो ले लिया। मैंने हाँ बाकी पैसे? कह रहे क्या मतलब? मैंने कितने मांगे तूने, बता तू मांगे कितने थे? कह रहे 7। मैंने फिर ला बाकी दे, 3 तो वो लिए। मैंने अब छोड़ क्या रहा है ये बता। मैंने मुंह मांगी तो मौत भी नहीं मिलती। कह रहे भाई ऐसा आदमी हमने अभी जीवन में नहीं देखा। मैंने कहा तुझसे गलत बोल रहा हूँ तो बता। तो सर इस तरह तो पासपोर्ट आया। अच्छा और अच्छी बात क्या हुई कि पहली बार फ्लाइट में मुझे एमटीवी नहीं बिठाया रोडीज वालों ने। और
अनपढ़ आदमी का जो मुझे फ़ायदा दिखा, अनपढ़ आदमी ना 10 से पूछता है, भाई साहब ट्रेन कहाँ जा रही है, भाई साहब जा रही क्या, वहाँ जाएगी क्या, 10 से पूछेगा। पढ़ा लिखा आएगा, ओ या दस रूट नंबर ट्रेन और ये वो, उसमें बैठ जाएगा। अरे भाई वो भारत है, क्या पता आज रूट चेंज ही हो ट्रेन का। तो बार बार पूछते पूछते मैं एयरपोर्ट तक पहुँच के जाके अपनी फ्लाइट में बैठ गया। ठीक है जी, बैठ गया जी। और एमटीवी ने क्लियर बोला था, अब आप कोई करेंसी कैरी नहीं करोगे, हमारे साथ रहोगे। मैं ठीक है जी, नहीं करेंगे। फ्लाइट में होस्टेस आई, व्हाट वुड यू लाइक टू ईट, ये वो, जो जिस तरह उसने बोला, तब तो मुझे समझ भी नहीं आता था इतना। लेकिन हमने बचपन से ही बना रखा था, कोई भी इंग्लिश बोले हम उसे सीधा जवाब पता कहते, अरे इसे छोड़ यार, बात चल वहाँ चल रहे हैं, 1 मिनट। हमारा एक ये था सीधा, अरे मैं छोड़ इस बात को, चल वहाँ चल रहे हैं। समझ तो कुछ आया नहीं, लेकिन मैंने उसे भी कॉन्फिडेंट में रहता था। मतलब कि विश्वास, हाई कॉन्फिडेंस नहीं कहूँगा, रहता ही रहता था, ओवर तो नहीं रहता था, लेकिन कॉन्फिडेंस लेवल हाई तो रहता था। मैंने कहा मैम आप ऐसा करो, ये मुझे हरे वाला डब्बा दे दो और ये वाला पैकेट दे दो, ये दे दो, ये दे दो। इस तरह मैंने उनसे ले ली। और सर आपका 550 का बिल हो गया है, 550 रुपये का। मैंने क्या, कह रही हाँ। मैंने कहा पैसे तो है नहीं। कह रही क्या, वो भी कह रही क्या, तो तुमने खाया क्यों, अरे मैंने तुमने दिया क्यों, ये थोड़ी होता है, ऐसे होता है यहाँ फ्लाइट में। मैंने कहा हम तो ट्रेन में बैठते हैं, वहाँ खाना मिलता है, यहाँ फ्लाइट में क्यों नहीं मिल रहा। सर ऐसा थोड़ी होता है, वो बोलने चिल्लाने लगी। मैंने कहा मैडम ऐसा है, देखो पैसे मेरे पास बिल्कुल नहीं है, आप मेरे साथ नीचे चलना, जो मुझे लेने आए हुए होंगे मैं उनसे दिलवा दूंगा। हम थोड़ी ऐसे उतर के नीचे जाते हैं, ये है वो है। मैंने ऐसा है फिर उधार कर लो, अगली बार आऊँगा दे दूंगा। यहाँ थोड़ी फ्लाइट में उधार होते हैं। अरे मैंने कहा उधार तो 2 देशों में हो जाते हैं, ये तो रिलेशन है, बना लो, ऐसा थोड़ी होता है, ये होता है। मैंने कहा फिर ऐसा है, एक कॉफ़ी और दे दो, और तुमसे जैसे लेके जाते हो तुम ही लेके दिखाओ, मुझे देखता हूँ तुम कैसे लोगी। सर वो लेडी मुझे 3 साल बाद फिर उस फ्लाइट में दिखी। मैंने कहा मैम अपने पैसे ले लीजिए। कह रहे सर आप ऑटोग्राफ दे दीजिए। मैं तो वही इंसान था उस दिन भी। देखो कैसे समय बदल जाता है। कहते सर प्लीज़ ऑटोग्राफ दे दीजिए। और ऑटोग्राफ मुझे बनाने भी नहीं आते ही नहीं थे, क्या करूं। एक दिन रात को बैठ के सीखे, क्योंकि रोडीज के बाद सर जेब में पैसे तो होते नहीं थे ऐसा कुछ, और फेम इतना मिला हुआ था कि दिल्ली एनसीआर में कभी जाता तो हल्ले मच जाते थे। मुझे भी वहां जाके पता चला कि तू कुछ ज़्यादा ही बड़ा काम कराया है। तो अब हर कोई ऑटोग्राफ मांगे, वो भी नहीं करने आते थे। रात को सीखे पहले तो मैंने, तो डिज़ाइन किया नया नया सिग्नेचर। हाँ एक डिज़ाइन किया और बहुत सारे करके जेब में ही रख लिए। अब जैसे मेट्रो में गया, सबने अरे आशुतोष ऑटोग्राफ। मैंने कहा ये पकड़। कह रहे ये क्या, मैं सब रेडीमेड है, बाद में अपना आप लिखते रहना जो लिखना, ये लो। अब कौन वहाँ सर, बस में बैठने को सीट नहीं मिल रही है बस के अंदर, आदमी मांग रहे ऑटोग्राफ। तो मैं तो जेब में रख के चलता था। मैं कह ले भाई, कह रहे रेडीमेड ऑटोग्राफ। मैंने कहा भाई और क्या करूँ। तो मैंने वो दौर भी देखा। कमिंग बैक टू रोडीज, फिर क्या हुआ रोडीज में। तो सर रोडीज के फ्लाइट में वो बहस चली रही थी, और मेरे पीछे बैठे हुए, मेरे साथ क्या था, मैं अकेला सेलेक्ट हुआ था। और जगह से कहीं 4 लोग, कहीं से 3, कहीं से 5, इस तरह सेलेक्ट हुए थे, मैं अकेला हुआ था। तो अब मुझे वो लोग किसी को ये भी नहीं लगा था कि वो मैं रोडीज वगैरह हूँ, क्योंकि वहाँ सब हाई क्लास वाले जाते थे, योर मैन ब्रो, उस वक्त वही था वहाँ पर। और शो भी मोस्टली वो इंग्लिश में ही होता था। ये तो मेरे बाद चेंज हुआ है सब चीज़, कि गाँव जाने लगा उसमें। तो पीछे बैठे प्लानिंग कर रहे दिल्ली के 4 बच्चे, वी आर डेली गाइज, वी आर दिस, और हम ऐसे रहेंगे, वहाँ ये रहेंगे, और हम ऐसा करेंगे, हम वो करेंगे, प्लान चल रहा है। मैं सुन रहा हूँ आगे बैठा। और जब मैं नीचे उतर गया और एमटीवी का क्रूज अब सबको कैप्चर करने लगा, और तब भी ये लड़के बच्चे ये सोचे थे कि कोई प्रोडक्शन वाला होगा ये। जब मैं इनके साथ इनकी बस में बैठा, तब इन्हें पता चला अच्छा ये भी एक रोडीज है कोई। और वो जर्नी शुरू हुई सर। कोई बात ना करे मुझसे। मैंने पता नहीं मैंने क्या हूँ, मैं बात क्यों नहीं करते मुझसे, क्या बात है, मैं समझ नहीं आया। कोई बात ही ना करे, मैं कोई बात ही ना करो, हम अपनी मस्ती में मस्त हैं। 3 दिन बाद ऐसा हो गया कि रोडीज के अंदर जो मैं चाहूँ वो हो रहा है। पर जब लोग बात नहीं करते थे, कॉन्फिडेंस हिलता था? नहीं है, कोई फर्क ना करें क्या है इससे। मैं पहले बात करने में अपने आप को बड़ा मानता हूँ। ओके। दूसरा जवाब दे या ना दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता।
पर एक डर होता है ना, पता नहीं रिएक्ट करेगा नहीं नहीं करेगा। सर, कोई कहता ना कि मैं उससे बात नहीं करूंगा, पहले पहले मैं बात करता हूँ सबसे। हाँ। मैं इसमें अपने आप को बड़ा मानता हूँ, हाँ। और किसी ने जवाब दिया नहीं दिया, मुझे क्या फर्क पड़ा, मैं तो बड़ा ही रहा ना, मोरल तो मैं बड़ा ही रहा, तो पहले बात करता हूँ। और 3 दिन में ऐसा क्या हुआ कि सब हो गए? और एक तो टास्क वास अच्छे से कर दिए, अच्छा। और उसके बाद उन्हें कुछ वो दिखा कि इस आदमी पे भरोसा कर सकते हैं, हाँ। तो सब बात करने लगे। ये हाल हो गया रोडीज के अंदर, जिसे बोलूं उसे निकाल दूं मैं। हाँ। आगे पूछते थे भाई क्या रीजन है, क्यों निकाल रहे हो, रीजन तो बताओ। हाँ। मैंने कहा तू यहाँ पे उम्र पट्टा लिखवा के आया है, तू मुझे निकाल दे। अरे नहीं, कुछ तो रीजन बताओगे। मैं तेरी मम्मी आई थी रात सपने में, मेरे रीजन भी ऐसे होते थे। उनका मन नहीं लग रहा घर पे, कह रहे हमारे सोनू को वापस भेजो, मैं इसलिए भेज रहा हूँ तुझे। और क्या बताऊँ भाई, तू मुझे निकाल दे। तो इस तरह के रीज़न। और एमटीवी बोल रहा है कि टास्क सब कुछ है, हमने कोई टास्क नहीं करा सर। और उल्टा उन्हें सुनाता था मैं उल्टा। मैंने कहा हमारे लेवल का ही थे टास्क, हम कैसे करें, ऐसे मस्ती करता था। और ज़्यादा कुछ बोलते थे तो कभी रघु, मैंने कहा वो भाई सुन, तेरी गालियाँ सुनने नहीं आया हूँ पहली बात में यहाँ, मैं तेरी इज्जत करता हूँ। अगर मैं गालियाँ देने लगा तेरी क्या इज्जत रह जाएगी। और ऐसा ला मेरा थैला दे, मैं तो अपने घर जा रहा हूँ, करता ही नहीं तेरा शो। मैं तेरी गालियाँ सुनूं क्यों सुनूं, नहीं हुआ टास्क मुझसे। यू फकिंग चूतिया, ये वो। और एक बार ऐसा हुआ सर, एक टास्क था, एक बास्केट वाली ना, एक नाव होती है बास्केट वाली, उधर एक रस्सियां डाल रखी हैं, लड़कियों को उतर के या किसी को भी उतर के बास्केट पे लैंड कराना है। उसमें नीचे से एक लड़का है, कोई भी जाएगा पार्टिसिपेट, बास्केट को लेके चलेगा और उधर से वो ब्रिज से उतर के लैंड होंगी। अब सारे लड़के जा रहे थे, बास्केट वहां तक पहुंचे ही ना, मतलब वो उसे चला ही ना पाए। और लड़के जो ऊपर से उतर रहे थे उनके हाथ छिल जाते थे लड़कियों के। तो उस वक्त उस दिन का कैप्टन मैं था, तो रणविजय ने मुझे एक इशारा दिया, कैप्टन आप तो देख ही रहे हैं इस तरह लड़कियों के हाथ छिल रहे हैं, और ये चप्पू कोई चला नहीं पा रहा है, इसको बास्केट में कोई चला नहीं पा रहा है, तो क्या आप अपना प्लान चेंज करेंगे कि आप ऊपर से उतरे और लड़की ये चप्पू चला के आए। मैं कहा नहीं, चप्पू हम ही चलाएंगे। अब बैक उसमें वो रघु देख रहा है, मैं कहा नहीं, हम खुद चप्पू चलाएंगे साला। और मैं चला, मुझसे भी नहीं चला, वो साला चप्पू ही गिर गया। अब रात को आता है रघु, एलिमिनेशन राउंड आ गया, और सबको गालियां दे रहा है मुझे, और तुझे उसने बोला था, आइडिया दिया था, यू फकिंग चूतिया सालो। मैं तो सुन बे, थैला ले गया मेरा, पहले चल, बाकी बात नहीं होती है। मैंने कहा तेरे 4 लोग अभी जो लड़के थे इंजर्ड थे, वो कार में चलते थे, बाइक पे नहीं होते थे। अब जब लड़के बाइक पे नहीं होते थे तो लड़कियां खातिन थी, वो भी साथ में कार में होती थी। मैंने कहा तू मुझे भी ऊपर से उतरवाता, मेरे हाथ छिलते, तेरी बाइक तेरा बाप चलाता है ये, सारे रोडीज ना ये इसमें होते वैन में बैठे हुए, और ये फालतू तेरी गालियां सुनने नहीं आया मैं। मेरा डिसीजन है, मेरा निर्णय है, मैंने डिसीजन अगर नहीं लिया, मैंने यही डिसीजन लिया कि मैंने कोई डिसीजन नहीं लिया। क्या तेरा तो चप्पू भी गिर गया, मैंने कहा मगरमच्छ खींच के ले गया सारा नीचे से, मैं क्या करूं। मैं ऐसे मस्ती करता था, लेकिन मेरा फिर आंसर होता लॉजिक था कि भाई हाथ मेरे छिल जाते, बाइक कौन चलाएगा तेरी है। रोडीज वाली बाइकें सब तो मोस्टली टीम इंजर्ड हो के कारों में थी, मैं और एक लड़का 2 ही रह गए थे। अब बाद में सोचे यार बात तो इसकी भी सही है साले की। पर उनका जो गाली देने का है वो रघु राजीव का क्यों था? जो सुन लेता है। अच्छा, मैंने तो नहीं सुनी, तो नहीं मुझे कभी रघु मुंबई में कहीं एमटीवी में मुझे कभी दिख जाता था कुछ, व्हाट द फक मैन वेयर आर यू। मैंने कहा भाई देख ये ड्रामा मत किया कर, तू एक मुझे मिस कॉल मार, मैं तेरे घर खड़ा मिलूंगा, ये तुझे कहीं मिल जाऊं वहां पे तू इस तरह करता है, ये मुझे कहीं से भी समझ नहीं आता। और मैंने कहा बहुत फर्जी सा लगता है, सुन ले मेरी बात। तो मेरे से चिढ़ते थे वो लोग। दूसरा एक नया ड्रामा हो गया था एमटीवी के साथ, और पेमेंट के इशू पे
MTV के अंदर बड़ी बहस हुई, बड़ी मतलब बहुत बहस होने के बाद मुझे मिली पेमेंट हाँ, वो, लेकिन उन्होंने मुझे काटा मार दिया वहाँ से, हाँ, ब्लैकलिस्ट कर दिया। ब्लैकलिस्ट कर दिया। मैंने पूछा भी, हाँ, मैंने कहा सर इतनी बहस हुई यहाँ पे, गाली गलौच हुई, उसके बाद मुझे मेरी पेमेंट मिली, हाँ, अब मैं गाली दूं यहाँ पे आके हाँ। और आपसे 100 रुपये मांगू, दोगे आप? हाँ, कह रहे नहीं। हाँ, तो मैंने कहा जी फिर मैंने गलत क्या किया था, और ब्लैकलिस्ट भी आपने मुझे ही किया है। हाँ, तो मैं कहा सर 150 रुपये तो चलो मैं भी भूल जाता, हाँ, आपने 30 लाख रुपए काट लिए थे मेरे। हाँ, मतलब बिग बॉस का जैसे अमाउंट मिला ना 1 CR का, हाँ, हाँ, उसमें 30% काट लिया उन्होंने। अच्छा, मैंने क्यों? कह रहे तुम आप हमारे साथ एग्रीमेंट में हो, जो भी काम करो उसके 30% आप हमें दोगे। हाँ, मैं था उनके साथ एग्रीमेंट में। हाँ, मैंने कहा काम थोड़ी किया मैंने, ये तो विन किया है मैंने। हाँ, और आपने भी जो मुझे रोडीज का अमाउंट दिया है उसमें तो आपने 30% काटा नहीं। हाँ, कह रहे हो तो बहुत छोटा अमाउंट था ना। हाँ, मैंने कहा मेरे लिए ये छोटा है। हाँ, और सर इन बातों पे बहस होने लगी। फिर उन्होंने मेरे साथ एक VJ एग्रीमेंट किया हाँ, और 1.5 लाख रुपए महीना मुझे पे करना शुरू किया, और उस पर TDS कटा 27 लाख के तो लगभग ये कुछ आया। ब्लैकलिस्ट होने के बाद उन्होंने दोबारा आपको रखा। नहीं रखा नहीं सर, पेमेंट इस तरह दी, हाँ, 1.5 लाख रुपए महीना अच्छा, एज ए VJ दिखा के कि हमारा VJ एग्रीमेंट हुआ आशु, तो उसको हमने MTV में VJ रखा है। हाँ, और वो पैसा मुझे देते गए। 30 लाख रुपए तब दिए उन्होंने, हाँ, क्योंकि गिफ्ट टैक्स कट गया था, 33.9 गिफ्ट टैक्स था, 30 इन्होंने काट लिया था। वैसे मैं करोड़पति वो घूम रहा था, 1 करोड़ बताओ क्या बोलूं सर। तो मैंने कहा भाई साहब आपने जो मेरा पैसा वापस किया, और बुरा भी मैं आपसे मैं ही बनाऊं। तो 100 में से करीब 60-65 वैसे ही निकल गए, टैक्सों में ही निकल गए। नहीं सर वापस लिया है, इसमें तो थोड़ा सा हम भी हाँ, हैं तो वापस आ गए, लेकिन 70 तक आ गए थे, 70 तो मैं खींच लाया था। हाँ, पर रोडीज जीते कैसे आप? सर जीतने का कोई मंत्री नहीं होता, हाँ, आप करो ओम विनिंग विनिंग विनिंग, इससे जीत जाओगे, हाँ, मैं तो नहीं मानता। हाँ, ऊपर वाला मेहरबान, गधा पहलवान। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था कि मैं रोडीज जीत जाऊंगा, मैंने कभी ऐसा नहीं किया था कि मैं बिग बॉस जीत जाऊंगा। तो दूसरों ने ऐसा क्या किया था कि वो नहीं जीत पाए? सर वो बताएंगे, मैं कैसे बताऊं? जीतने का कोई मंत्र नहीं है। ओके, हाँ थोड़ा देखना, गौर से देखना, हाँ, चलना ध्यान से चलना, इतना तो आंखें खुली रखो। और मैंने जिससे जो वादा किया था हाँ, मैं उस पर खरा था, हाँ, लेकिन इसे मैं जीतने का मंत्र नहीं मानता। अगर मैं एक लड़का मेरे साथ था, उसे मैंने पहले दिन बोल दिया था, मैंने कहा देख मेरे हाथ में होगा ना उसे लास्ट तक लेके जाऊंगा, और मैं उसे लास्ट तक लेके गया। फाइनलिस्ट था वो। ये हमें गालियां देते थे MT वाले, सालों ने यारी दोस्तियां बना रखी हैं, फलाना कर रखा है, और आगे लास्ट तक लंगड़ाते पकड़ाते, करा कोई टास्क नहीं। और इनकी मजबूरी थी कि टास्क ही तो है रोडीज, और हमने एक नहीं किया। हाँ, तुझसे क्रिकेट नहीं खेला गया? अरे मैंने कहा सचिन भी 0 पे आउट हो जाता है, इसमें क्या दिक्कत आ गई? हाँ, तो पीछे से मुझे आवाज आती है इससे बात मत करो, आगे निकलो। क्यों? एक तो मैं मेंटली इतना प्रिपेयर नहीं था कि, और बच्चे थे कि रोडीज के बाद हम इंडस्ट्री में आएंगे, हम ये करना वो करना, उनके पास प्लान थे। यहाँ तो यही नहीं समझ में आ रहा था ये करें क्या यहाँ पे। तो आपका प्लान हाथ में ना होना या बहुत ज़्यादा ना सोचना, वो भी शायद एक कारण रहा होगा। सर एक बात तो बताओ, जिस आदमी ने कभी दिल्ली नहीं गया था या कभी मुंबई का तो मतलब ही नहीं था, या कभी प्लेन में नहीं बैठा था, प्लेन में नहीं बैठा था, उसे मिल रहा है रोडीज। हाँ, और इधर से घर से बोल के गया था भाई 2-4 दिन में आ जाऊंगा, कोई ढाबे पे मुझे तो निकलते फेल हो जाता था ढाबा। हाँ, और इधर से पापा उन्हें फ़ोन करें और गालियां दें, बाप हमारा लौंडा कहाँ है सालो, वो क्या ही इज इन सेफ हैंड। अरे कौन से हैंड सालो। अब वो पापा से बात ही करनी बंद कर दी, मुझे कह रहे भाई तेरे घर से बहुत दिक्कत आ रही है, हम तुझे भेज ही दे। मैंने भेज दे, फिर भेजते नहीं थे। मैंने कहा मेरा कोई मतलब नहीं इसका विनिंग का कुछ, मुझे जीतने का, मेरा तो सेलेक्ट होना था बस, मुझे ऐसा कोई मतलब नहीं है। तो सर वो अपना, तो रोडी जीतने के बाद दुनिया बदली, जैसे आपने सर कहा। रोडीज जीतने के बाद काम बदल गए, हाँ, क्योंकि रोडीज जैसे विन करके मैं मलेशिया से आया, हाँ, दिल्ली उतरा, हाँ, घर वाले लेने आए हुए थे, लेके भी गए इज्जत से बड़ी। हाँ, और सुबह ही 5 बजे में मंडी में सब्जी ले रहा था खड़ा हुआ, थैले टांग रखे थे पीछे। हाँ, अब आगे फिर वही शुरू दिनचर्या, ऐसा लगा साला राजयोग खत्म हो गया, ऐसा लगा।
पर यूपी में पहचानने लग गए थे? नहीं सर, अभी नहीं पहचानने लगे थे, क्योंकि अभी तो एडिट भी नहीं हुआ ना शो। अच्छा अच्छा अच्छा। अब थोड़े दिन बाद क्या हुआ कि हल्ला मचने लगा, सहारनपुर का कोई लड़का रोडीज में गया हुआ है, और एक टाइम ऐसा आ गया सर, एक हाथ में तो कड़छी है और एक हाथ में मैं कंधे पे किसी का हाथ रख के फोटो खिंचवा रहा हूँ। तो ढाबे में काम भी कर रहे हो और रोडी हाँ, चल रहा है। हाँ। और वो तब तक इंटरव्यू आया था कि एक ऑडिशन आ गया था मेरा। हाँ। मार्केट में हाँ। सहारनपुर का लौंडा है वो, तो इस तरह अब ये हो गया कि इधर पापा खा लेते हैं साले, यहाँ दाल लेते ना सब्जी, यहाँ सारे दिन फोटो शूट ही चलता रहे, पता क्या क्या होता रहे। हाँ। और क्या करूँ, हाँ। लड़कियां आए मिलने, दुनिया आए, और बस मैं अपना किसी की दाल फ्राई, किसी का मटर पनीर, किसी का कुछ। तो आप वहाँ क्या थे, शेफ थे कि वेटर थे? मैं तो सब कुछ था सर। अच्छा, तो अगर दूर दूर से आते थे उस ढाबे में आपसे मिलने? रात को बर्तन भी धोने पड़ जाते थे, क्योंकि सबसे ज्यादा बर्तन धोने वाला भागता है इस काम में। हाँ। तो सर्दियों में तो बहुत जल्दी भाग जाता है। हाँ। तो बर्तन भी धोता था मैं तो। हाँ। मैंने सारा काम सीखा था। हाँ। मेरा शेफ अगर एक दिन की छुट्टी मांगता था, मैं कहता था एक हफ्ते की ले, हाँ। क्योंकि एक हफ्ते की वो भी नहीं ले सकता, हाँ। क्योंकि एक दिन की छुट्टी मांगते हैं, पीनी वीनी होती है, और एक दिन पूरे उसमें रहेंगे, उसके बाद फिर आ जाएंगे काम पे। हाँ। मैं कहता था एक हफ्ते से कम है ही नहीं छुट्टी, ले। हाँ। छुट्टियां बंद करा दी थी। हाँ। पापा कहते थे भाई तू ये इतने महंगे महंगे सर्विस वाले लड़के क्यों रख रहा है, हाँ। और चार चार क्यों लग रहा है। हाँ। मैंने पापा ये इन्वेस्टमेंट का टाइम है, हाँ। मैं रखूंगा ये। हाँ। 6 महीने बाद सर वो भी कम पड़ गए थे। मैंने कहा बताओ कहाँ से लाओगे आप। अरे भाई होटल, आपने कोई ढाबा ऐसा कुछ खोला, सबसे पहले मार्केटिंग, दूसरा सर्विस, खाना तीसरे नंबर पे है। बट कमिंग बैक टू रोडीज, तो आपकी फेम करनी शुरू हुई फिर? और सर अब तो हल्ले मचने लगे। हाँ। और इवेंट में जाने लगा, कहीं कुछ होने लगा, और ये करते करते इश्क नहीं हुआ? नहीं, रोडीज में ही हुआ था सर। अच्छा, हो गया था। हाँ, रोडीज में ही हुआ था। हाँ। और औकात से ज़्यादा सोचने वाला जो लौंडा होता ना, वैसे इश्क हुआ था। हाँ। मतलब कि साले तू कौन, और जहाँ देख रहा है, क्योंकि हम सोच तो हमें बड़ी रखनी पड़ती है, क्या करें। हाँ। लेकिन उसके बाद भी इसी बीच मैं मुंबई आया। हाँ। तो कुछ एक्टिविटी हो रही थी यहीं पर, एक फन रिपब्लिक था, कुछ था, एक्टिविटी चल रही थी, और मैंने भी उसमें पार्टिसिपेट किया। तो मुझे अनुपम खेर एक्टिंग स्कूल का 1 महीने वाला वो मिल गया कि आप आगे सीखो हैं, आपके लिए वो गिफ्ट मिला। मैं चलो जी, वहाँ भी जाके देखते हैं सर। ये रोडीज जीतने के बाद? हाँ जी। हाँ। और बिग बॉस से पहले? हाँ। और अब मैं वो क्लास में जाने लगा उनकी। अब किस दिन अनुपम खेर साहब आगे खड़े हो जाते थे पीछे, और हम ऐसे करते बस बस वो आ गए, अब तो बिल्कुल पढ़ाई पे और ध्यान लगाओ। लास्ट वाले दिन एक प्ले हुआ, कुछ नहीं पता और मैंने क्या करा होगा वहाँ, मुझे भी नहीं पता। और मतलब अनुपम खेर सर को पता था लड़का रोडीज वाला है। उन्होंने मुझसे पूछ लिया तूने हमारे यहाँ क्या सीखा, सर्टिफिकेट दे रहे थे, और मैंने कहा जी ABCD का यही नहीं आता, और मैं Z पे पहुंच के सर्टिफिकेट मिल रहा है मुझे, ये सीखा मैंने यहाँ। आता मुझे आज भी कुछ नहीं है, लेकिन मुझे सर्टिफिकेट मिल रहा है। आप बता रहे हो, आप बहुत प्राउड फील कर रहे हो, मुझे लगा नहीं मुझे कुछ आता है। तो मैंने ये सीखा कि Z पे कैसे पहुंच जाता है आदमी। अब कैसे हटाओ पहले तो अब सर बात सस्ती नहीं आता था कुछ भी, एक्टिंग नाम की चीज ही नहीं पता थी। तो वहाँ आपने एक्टिंग कुछ ज्यादा कुछ खास सीखा नहीं? मैं नहीं सीख पाया, और मैं शर्मीला भी था। फिर मैं एक सर के पास जाने लगा जो सिखाते थे। वो तो आपके स्वभाव से लग ही रहा है, बड़े शर्मीले हो। नहीं सर था, तब तो था मैं। अच्छा। एक्टिंग में शर्मीला था तब। अच्छा। एक सर के यहाँ सीखने लगा, अब वहाँ बच्चे हंसे, मैं कुछ बोलूँ तो हंसे। मैंने उनसे कहा, मैं कहा सर ऐसा है, आप मुझसे कुछ नहीं पूछोगे, अपनी फीस बताओ और मुझे घर आके सिखाया करोगे, पूछोगे भी कुछ नहीं। और अब वो मुझे घर आके सिखाने लगे, मेरे तब भी समझ नहीं आया। फिर मेरे एक दोस्त थे, मैंने कहा भाई आपको असिस्ट करना है, डायरेक्शन करते थे। कह रहे आ जा यार, क्या बात कह रहा है तू, कभी भी आ जा। जैसे ही सर मैं कैमरे के पीछे गया, मुझे सब विजुअली दिखने लगा, अबे यार ये है। हमें हमारे जैसा टीचर अब मिला। तो थियोरिटिकल नॉलेज की बजाय जब प्रैक्टिकल में घुसे तो समझ में आया? सर देखो होता क्या है, मुझे बचपन से एक बीमारी है स्मॉल D और स्मॉल B में। अच्छा। मैं वो कंफ्यूज हो जाता हूँ। स्कूल में पिटता था,
टीचर पीटती थी, घर पे मम्मी पीटती थी, और ये वो साले को डी और बी नहीं आता, इसे वही करेगा क्या। पापा ऐसे ही लेटे हुए थे, मस्ती नहीं हुई। कह रहा देख लो ये तो चौथी क्लास में आ गए, इसको डी और बी नहीं आता आज तक बनाना। पापा ना यहाँ पे भारी आवाज थी, मैं आवाज से डर जाता था पापा की। आशो, बस मेरा तो हो गया काम एकदम, रो ना जाऊं, क्योंकि हाइटेड बड़े बड़ी मूछें इस तरह थे। तू दाल किस हाथ से खाता है? मैंने कहा इस हाथ से खाता हूँ। कह रहा ये हमेशा डी बनेगा और ये हमेशा बी बनेगा इधर से। मतलब सर ये देखो यूनिवर्सल हो गया, यही तेरा दायां यही तेरा बायां। तो लाइफ में यही तो टीचर चाहिए हमें। आज भी मुझे प्रॉब्लम है, सिर्फ मुझे पता है, या आपके माध्यम से आप दर्शकों को पता होगी, लेकिन मेरी प्रॉब्लम कैसे सोल्व हुई एकदम, इसे कुछ ना कुछ डॉक्टर बीमारी का नाम बताता था, बहुत बड़ी लंबी सी नाम बोलता था। डिस्लेक्सिया? पता नहीं क्या बताते थे। अच्छा, अब तो कुछ भी नहीं रही। अच्छा भाई तू जिस हाथ से दाल खाता है डी बनेगा। और तो यहाँ से फिर अब आपने रोडीज कर लिया, सब कुछ हो गया, एक्टिंग क्लास भी हो गई, सब हो गया सर। हाँ, इसी बीच फादर एज एक एक्सीडेंट में बाइक से घर जा रहे थे, एक्सीडेंट में फादर एक्सपायर कर जाते हैं। अच्छा, मैं वापस अपने गांव निकल गया और सब भूल गया, इधर का कुछ नहीं। और ये आज बता रहा हूँ, मैंने कभी बताया ही नहीं। घर में कौन कौन थे? मम्मी, 2 बहनें और मैं पढ़ने में नालायक था, लेकिन पढ़ाने में बहुत अच्छा था। बहनों की शादी करनी थी? वो तो सब था ही, उनको पहले पढ़ाना था, लेकिन मैं पढ़ाने में बहुत अच्छा था। हाँ। आज मेरी एक सिस्टर डाइटिशियन है। अच्छा। और लंदन है। अरे वाह। एक ब्यूटिशियन है। हाँ। मतलब जो बता रहा हूँ मैं, जो सलून में उसमें ब्यूटी का तो वो देखती है, मेकअप का जीजा देखते, वो हेयर का सिर्फ जो जीजा देखते हैं। हाँ। तो पढ़ाने में बहुत अच्छा था, मैंने पढ़ाया। अभी मैंने खुद LLB की सर। हाँ। मैं एज एडवोकेट भी हूँ। वाह। पर कमिंग बैक टू बिग बॉस, और जब फादर का ऐसा हुआ मैं वापस चला गया, फिर फोन आता है, मैं एक दिन अपनी गाय का घास लेके जा रहा था, कह रहे हम बिग बॉस से बोल रहे हैं। हट साले, पता नहीं कौन कौन बोल रहे हैं, पता ही नहीं था क्या है ये। तो सुना भी नहीं था बिग बॉस का? सुना ही नहीं था। हाँ। अब रात को फिर फोन आया, अरे भाई एक रियलिटी शो है जिसमें राखी सावंत थी, ऐसा था। थोड़ा थोड़ा कहीं देखा था सर। हाँ। तो एक सीजन आ चुका था जिसमें राखी सावंत ने, राखी सावंत या ये अपने जो भी और लोग थे, थोड़ा देखा था। कह रहे हम चाह रहे हैं इसके लिए आ जाओ आप। मैंने कहा यार बात तो तेरी सही लग रही मुझे भी, इसके लिए तो आ जाना चाहिए। अब मैं सर मुंबई आ जाता हूँ, एंडा मॉल के ऑफिस पर, यहीं पर सर्कल क्या है लोखंडवाला, वहाँ पे मुझे बुलाया, मुझसे बातचीत की, और बातचीत करने के बाद बस हो गई बातचीत। और फिर मैं नीचे बैठा होता था एंडा मॉल के, जैसे ही बाहर निकलते थे मैंने कहा हाँ जी क्या रहा। अरे यार एक्चुअली, मैं कहा देखो सर ये एक्चुअली मत बोलना कभी भी, जहाँ एक्चुअली आया ना वहाँ काम ही नहीं होता, हम तो ऐसा सोचते हैं। तो कितनी बार कहते थे ऑफिस आओ, मैं एकदम पहुंचा था ऊपर, मैंने हाँ बताओ, कह रहे यही था। मैंने कहा मेरे पास कोई काम नहीं है, आप मना करो मैं अपने घर जाऊँ। एक दिन कह रहे कि जरा ऑफिस आओ, मैंने एकदम गेट खोला, मैंने हाँ बता, कह रहे यहीं बैठा था। मैंने और कहाँ जाऊँ, तुम मना करो मैं अपने घर जाऊँ। लास्ट वाले दिन वो एक एग्रीमेंट मेरे सामने लाए, ये लो आपका साइनिंग अमाउंट, ये आपका एग्रीमेंट, इसको पढ़ लो। अब उसे पढ़े कौन, पूरा इंग्लिश में एग्रीमेंट सर, उसे पढ़े कौन। मैंने कहा ये तो नहीं बताता, मैं अनपढ़ हूँ। मैंने पूछा पढ़ने के बाद इसमें मैं कुछ चेंज करा सकता हूँ? कह रहे नहीं। मैं साइन बताना कहाँ करने भाई, इसे पढ़ो ही क्यों, क्या करूँ उसे पढ़ के। तो जी वो एग्रीमेंट साइन किया, पर पता नहीं क्या लिखा है, कुछ नहीं पता सर, वो मतलब ही नहीं है। और जब मैं उसमें कुछ चेंज ही नहीं करा सकता, मैं उसे पढ़ूं क्यों। वैसे ही पन्ने पलटो सर, क्या लाइन लिखी, वाह ये बहुत अच्छा लिख दिया आपने। तो क्या करूंगा सर उसमें, कोई है ही नहीं ऑप्शन। इधर से MTV ने मेरा जीना हराम कर रखा है। मैं उनसे कहता भाई बात कर लो, मुझे इस तरह बिग बॉस में जाना। और वहाँ क्या होता है MTV में, आपको रोडीज बना के छोड़ देंगे रोड पे, कोई मैनेज करने वाली टीम नहीं होती, ऐसी कोई टीम ही नहीं है वहाँ। और मुझे कहते थे तू ऐसे कुछ नहीं कर सकता बगैर MTV के, हमारे साथ एग्रीमेंट में है, ये है वो है।
मैं जाके उनके साथ एंडामोल का एग्रीमेंट साइन कर ही आया। फिर क्या कहते हैं, अरे तूने तो हमारा सेम एग्रीमेंट साइन कर दिया यार। मैंने वो आदमी के फोन ही उठाने बंद कर दिए। अरे मैंने क्या बेवकूफ़ आदमी है यार। हम कुछ आगे से पकड़ के कोई काम ला रहे हैं, उसमें तुमने अड़चनें डाल रखी हैं। खुद तुम्हारे पास कोई है ही नहीं इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए, देखने के लिए कोई भी। बिग बॉस में चले गए सर। और रोडीज करने से इतनी समझ थी कि अब, क्योंकि रोडीज के अंदर तो हर आदमी कुचलने पे लगा हुआ है कि वो दिखे। अननोन है, नोन बने। बिग बॉस में फिर भी नोन जाते हैं। इतनी वहां लज्जा बची हुई है। बिग बॉस में लज्जा बची है, मैं कह रहा हूँ अभी भी। रोडीज में तो एक के ऊपर एक चढ़ के बस किसी तरह मैं दिख जाऊं। तो मैं तो वो करके आया था शो। तो आपने बिग बॉस देखा था जानने से पहले? हल्का फुल्का सा, कोई पहले कभी सोनी टीवी पर कहीं आता था तो हल्का फुल्का सा देखा था बस। हमारे यहाँ केबल कहाँ होते थे सर। अच्छा। ये तो रोडीज की वजह से घर में केबल लग गया था। वरना तो दूरदर्शन था। वायर वाला जो केबल की तार लगती थी वो पापा लगवाते ही नहीं थे। तो 30-40 रुपए तो वीसीआर चंदा इकट्ठा करके वीसीआर मंगा के तो फिल्म देखते थे। कैसेट वाले कोई फाइट की फिल्म बचपन में जो था यही होता था बस। तो ये बिग बॉस कौन से साल में था? ये था सर 2008 सीजन 2। तो सर इस तरह बिग बॉस में जब जाना हुआ तो रोडीज के बाद ये तो पता था कि इन शोज में होता क्या है। मुझे ये भी पता था कि यार ये बड़े बड़े नाम हैं, अभी तुझे कोई दिखाएगा भी नहीं इसमें। पर कौन कौन थे उसमें बिग बॉस में? तब राहुल भैया थे, राहुल महाजन, मोनिका बेदी और केतकी रवे, RRO, संजय निरुपम, राजा चौधरी, सॉरी, ऐसे बहुत से नाम थे। मैं तुझे कोई नहीं दिखाएगा। तो ये राजा चौधरी कौन है? राजा चौधरी एक एक्टर हैं यहाँ के, और जो मतलब उस वक्त बिग बॉस में आए थे और प्रोड्यूसर भी रहे हैं, भोजपुरी फिल्मों की प्रोड्यूस भी की हैं, श्वेता तिवारी के एक्स हस्बैंड भी रहे हैं। तो वो राजा चौधरी वो थे। और मैं तुझे कोई नहीं दिखाने वाला, देख ऐसा कर 2-4 हफ्ते शांति से काट। डायना हेडन थी वहाँ पर। 2-4 हफ्ते तो मैं क्या करता था, राहुल भैया से बैठ के कसमें, मैं राहुल भाई इस हफ्ते मत निकालियो यार, जो वीकली मिलता है सबसे कम मेरा ही है, 2-4 हफ्ते बाद निकाल लियो यार, घर में खर्चे भी बहुत हैं भाई, इस हफ्ते ना निकालियो। 2-4 हफ्ते तो शुरुआत में यही चला, तय हो जाता था अच्छा चल तो भाई ठीक है तुझे हम निकाल नहीं रहे, इस तरह बात होती थी खुली। तो राहुल सिंगल वो करता था कि ग्रुप में? सबसे बात होती थी। अच्छा, मैंने यार देखो इस हफ्ते ना निकालियो, मेरा सबसे कम तो वीकली मुझे मिलता है, 2 पैसे इकट्ठे हो जाएंगे, मैं खुद ही चला जाऊंगा। और प्लस पॉइंट क्या था, उन्हें मेरे रोडीज का कुछ नहीं पता था कौन है। उन्होंने कोई रोडीज ऐसा देखा नहीं था, क्योंकि शो ही यूथ का था वो, उन्हें ये भी नहीं पता था। तो वो एक तरह से बोले कह जब मर्जी निकाल लेंगे। ये तो ऐसा है। इसको ज्यादा कुछ पता तो है। किचन मैंने संभाल ही रखा था, उन्होंने खाना भी बना ही रहा है। 6-7वें हफ्ते अब मुझे नॉमिनेशन में आना था कि भैया बहुत हो गया, ये छुप के खेलना, निकलूंगा उसी को एंजॉय करूंगा, लेकिन अब नॉमिनेशन में जरूर आऊंगा। अब नॉमिनेशन में आने के लिए क्या करूं? पर नॉमिनेशन में क्यों आना था? देखो ना मुझ में क्या दम है। अब तो अपना देखना है मुझे, पहले बहुत हो गया वो कि अब तो आऊंगा देखूंगा। अब सर मैं घर में जितना दूध रखा है सब पी जाता था। 5-6 लीटर दूध रखा था, पी गया। पाइनएप्पल या ये मौसमी रखी खराब होती थी, क्योंकि इन्हें छीलना पड़ेगा, मेहनत लगेगी, वो किसी ने करनी नहीं थी, मुझे आती थी सब करनी, काटा सब खा गया। अब राहुल भैया आए, यार तू यार सारा दूध पी गया। मैं देखो भैया खाने पीने पे कोई बात ना करो यार, नॉमिनेट कर दो मुझे, इससे अच्छा मेरी माँ भी देखेगी, आपकी भी देखेंगी, बुरा लगेगा। ऐसे क्यों बोल रहे हो किसी खाने पे, क्या खाता है ये, इतना खा जाता है, खुराक होती है सबकी, नॉमिनेट कर दो। और उसी बीच कोई और बोल पड़ता था, और मैंने कहा इसे मेरे सामने कर दो, इसको मेरे सामने नॉमिनेट करो, मेरे बराबर दोनों को, मतलब मुझे भी करो इसे भी करो, देख लेंगे क्या होगा, आजा। और मैं ऐसा माहौल बनाता था, वो भी नॉमिनेट और मैं भी नॉमिनेट, इस तरह कर देता था मैं। डायना हेडन मना करती थी, आशु ऐसे मत बोला करो,
क्योंकि शिल्पा मैम जब आती थी, शिल्पा शेट्टी, वो पूछती थी आशुतोष क्या लग रहा है आपको। तो शिल्पा शेट्टी ने होस्ट किया था। हाँ, मैं और एहसान कुरैशी कॉमेडियन है, वो नॉमिनेट हुए थे। हाँ, तो शिल्पा कह रही आशु क्या लग रहा है आपको। हाँ, मैंने कहा अब तक खाम के बैठे, उठ के जा ही नहीं रहे एहसान कुरैशी, इनके पास क्यों नहीं जा रहे हैं। हाँ, और डायना कह रही ऐसे मत बोला करो कि मुझे आज लगता है कि मैंने कहा जी मुझे कहीं नहीं लग रहा, मैं निकल रहा हूँ। मैंने कहा एहसान कुरैशी को भेजो भाई। हाँ, मैंने कहा इन पे वैसे भी कॉमेडी का एक कोटा जो लाए थे वो भी खत्म हो गया, हाँ, आलू भालू रह गया, वो हाँ। कोई लॉजिकल तो कुछ बचा नहीं। हाँ, क्योंकि उनके साथ ये होने लगा था, कुछ सुनाते थे, मैंने कहा जी क्या रिएक्शन देना है इस पर जरा ये बताओ। हंसे क्या करें, हाँ, पूछता था मैं। हाँ, अब ना घर में नहीं आलू, कहाँ गए लालू, कौन हंसेगा भाई साहब इसमें। हाँ, तो और एक दिन तो मैं अंदर से वैसे ही आया निकल के, बिग बॉस ने किसी काम के लिए बुलाया था बात करने के लिए, सब पूछे क्या बात हुई। मैंने कहा यार बिग बॉस ऐसे कहना है कि बहुत ही ढीठ आदमी, लीचड़ आदमी कुछ घर में ऐसे हैं जो कुछ नहीं करते, किस वजह से तुमने उन्हें रोक रखा है, क्या कारण है वो, क्यों नहीं उन्हें निकाल रहे हो तुम, कॉमेडी के कोटे तक खत्म हो गए उनके। एहसान भाई एकदम आए सामने से, दिल के बड़े अच्छे इंसान है सामने, हाँ हाँ तुम हमें ही बोल रहे हो। मैंने कहा ऐसा दोनों को नॉमिनेट करो हमें, फिर इन्हें भी करो मुझे भी करो। फिर जब वो लास्ट वाला दिन आता था, शिल्पा मैम पूछती थी भाई क्या लग रहा है। मैंने कहा भाई ये एहसान जी के पास 5 मिनट है बस निकलने के लिए, और क्या लग रहा है। और वो भी अच्छा, शिल्पा मैम हंसती इतना थी भैया, इतना हंसती थी, वो तो मुझे मम्मी वगैरह ने बताया फिनाले में, कह रहे तुम इधर से बोलो उसके हंसी ना रुके, वो सारा प्रोडक्शन बोले मैम बी सीरियस, बड़ा सीरियस। कह रहे कैसे सीरियस हुए इनके आगे। एक दिन सर मुझे घर के अंदर एक वो दे दिया पोएम पढ़ने के लिए, अब इंग्लिश आती नहीं, उन्हें पता था। मैं अब मुझे वही इंग्लिश की पोएम भेज दी, सारे स्टूडेंट है, और ये राहुल भैया, राजा चौधरी, सब जुल्फी, ये सब स्टूडेंट है। पोएम का नाम था मोर द डेथ। अब एकदम मुझे क्या मास्टर जी मोर द डेथ का मतलब क्या। मैंने बेटे मोर मर गया है। एक मोर मर गया है। मैंने कहा प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक, इस पर तो कुछ नहीं लिखा है, वहाँ से ली गई हैं, और इसका शीर्षक ये है, और ये वो करते हुए एक वर्ड आ गया बीच में, कैपे सीरियस। एकदम वो राजा बोल पड़ा। राजा भाई बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, ऐसा लगता है फूल झड़ रहे मुंह से बोलते हुए उनके। कह रहा मास्टर जी यो कैपे सीरियस क्या होता है। मैंने कहा देखो जो मोर है इस वक्त कैप लगा के सीरियस होके घूम रहा है जंगल में। और वो सर उस दिन क्या हुआ कि उस दिन पीछे प्रोडक्शन की टीम जो पीछे होती है, अब 100 आदमी एक साथ हंसेंगे, कैसा माहौल हो, आवाज आएगी, 100-150 आदमी। मैं उन्हें भी कहा भाई चुप हो जाओ, मैंने कहा पढ़ाने दो। वो इतना फनी हो गया, मतलब इतना फनी हो गया कि पहली बार प्रोडक्शन की हंसी की आवाज आ रही थी, रोक नहीं पाए, क्या नहीं कर पाए हंसी, लेकिन पूरी जोर से आई, मतलब इतनी जोर से आवाज आई कि पूरा 100-150 आदमी हंस रहे हैं। तो मैंने इंग्लिश भी पढ़ाई, मैंने लोग पढ़ाऊंगा। एक दिन मुझे मौसी बना दिया शोले फिल्म की, और उसमें थोड़ा ये क्या करते थे, जैसे राहुल भैया, नहीं मैं ही बनूंगा वीरू, वो रिश्ता लेके आया है मेरा, इस तरह का कुछ। तो घर पे नॉक कर रहा है, मैं कहाँ नॉक कर रहा है, दरवाजा टूटा पड़ा है, तो किसे नॉक कर रहा है, अंदर आ। मैं फिर वैसे खींचना शुरू कर देता था। या घर में कैरेक्टर बना दे, तो इन्होंने अपना कैरेक्टर तो वो ले लिया, मुझे मांडवा चाहिए, हाँ हाँ, ये वो विजय दीनानाथ चौहान, कांचा चीना, विजय दीनानाथ चौहान, मतलब बच्चन साहब वाला, इन्होंने तो वो ले लिया, मुझे सबसे बेकार वाला दिया, वो क्रिश वाला, जिसमें पागल बच्चा जो है वो, मैंने उसी में खिंचाई शुरू कर दी। मैं तुम बेवड़े हो, तुमने पूरा मांडवा बेच दिया, बेवड़ा आदमी है तू, ये वो ड्रग्स भी लेने लगाया लगता है, ये कर रहा। मैंने फिर खूब, अबे बच्चन साहब ने सुन लेना, बाहर तेरा इलाज ऐसा करे। मैं ये मत सुना, अब मुझे देते ऐसा था, घर में बांट लेते थे इस तरह, हमें जो मिला आ जाओ। राजा को बना दिया, मतलब आमिर खान का जो वो फिल्म है भुवन, क्या था वो बना दिया, उनको वो दे दिया। मैंने कहा यार तुम पूरे गांव की जमीन बेच खाई तुमने, है लगान पे। हाँ लगान वाला। तो मैं फिर ऐसे मस्ती करता था। लेकिन मोरल मेरा मानना सर ये है, प्रेजेंट में भी टेंस है, पास्ट में भी टेंस है, फ्यूचर में भी टेंस है। जब तीनों में टेंस है, मैं और टेंस क्यों लूँ। सुपर, तीनों में टेंस है, मैं तो इंग्लिश नहीं सीख रहा चक्कर है, मैंने ये टेंस कौन लेगा। तीनों में टेंस है, लेना भी नहीं ना देना है। और बिग बॉस में जब लास्ट वाले दिन जब मैं और राजा भाई रह गए, तो मुझे जो कोट आया
बहुत ही चमक रहा था, ब्लू कलर का वेलवेट वाला कोट। मैं कहा तू ही विनर है इसका मतलब। और अक्षय भाई आए हुए थे। तो ये कपड़े वही प्रोवाइड करते थे? नहीं, वो कोट दिया था लास्ट में बस। हाँ, अच्छा बस। हाँ, तो हमें तो लगा कि 1 करोड़ रुपये यही है जो बैग रखा हुआ है। हमें क्या पता। अक्षय भाई लेके जाने लगे उसे। अरे मैंने गुरु हम बेवकूफ हैं, इतने महीने से मना रहे, तुम कहाँ चल रही लेके, इधर तो थैला था ये। और सर उसमें 500 के तो ऊपर थे, बाकी सब डमी था। मैंने वही जेब में रख लिया निकाल के। आया बाद में प्रोडक्शन वाला, सर वो मैंने कुछ नहीं है यार, जेब में 1 रुपया नहीं है, तुम पता नहीं कब दोगे। तो हमें लगा यही 1 करोड़ रुपये है। और जैसे बिग बॉस से बाहर निकला, आंखें भी सर मतलब ऐसी हो गई थी कि कुछ सेकंड लगा फोकस्ड होने में। भीड़ को देखने की आदत नहीं रही थी। और बहुत से लोगों ने पूछा मुझसे कि बिग बॉस स्क्रिप्टेड है, कैसा है। तो ये तो हम भी जानना चाहेंगे। बहुत लोग कहते हैं स्क्रिप्टेड है, ये है, क्या है? सर बिग बॉस ऐसा है जैसा इस कमरे में ऑक्सीजन है। अच्छा। होता क्या है, हम चीजों को वैसा देखते हैं जैसा हम सोचते हैं। भाई वहाँ लड़ाइयाँ हो रही हैं तो आप कहोगे अरे स्क्रिप्टेड है, लड़वा रहे हैं, ये करा रहे। एक बात बताओ, अपने घर में नहीं झगड़ा होता, अपने ब्लड रिलेशन में नहीं झगड़ा होता, और अपने घर का तो एक लीडर होता है, मम्मी हो या पापा हो, घर का कोई लीडर तो होगा। उस घर में क्या झगड़ा नहीं होता? और उस घर में तो बिग बॉस के सारे ही लीडर हैं। वहां तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई झगड़ा होगा ही होगा। और दूसरा क्या होता है, बिग बॉस हाँ इतना तो करते हैं कि भाई इनकी 4 अच्छी बातें बताइए तब तो ठीक है, इनकी 4 बुरी बताइए, झगड़ा शुरू। हम अकेले ऐसे थे जो कूद के भागे थे। हाँ, बिग बॉस से भागे थे। हाँ। सर इस पे ना एक राहुल भैया बार बार बोलते थे। तो आप भाग गए थे कि रुक गए थे? सब बता तो रहा हूँ। हम भाग ही गए थे। और राहुल भैया बहुत कहते थे अरे मैं भाग जाऊंगा, मीडिया होगी है, ऊपर से कूद के चला जाऊंगा। मैं कहा नेताजी तुमने ना, मैं कूदवाऊंगा एक दिन। अब क्या हुआ, सारी तो लड़कियां हमने निकाल दी थी बिग बॉस से। मैं अंदर घर में, राहुल भैया, राजा और जुल्फी, हम 4 लोग। अब खाने को बेसिक तो था, ऐसा कुछ नहीं था, और मक्खन वगैरह ऐसा लग्जरी चीज़ें नहीं थी। बेसिक था, दाल थी, उबाल लो खा लो। तो मैंने कहा भाई ऐसा करो, हरि भजन करते हैं, बिग बॉस से मांगते हैं खाना दे, कुछ भेजे। हमने भजन करा है नहीं, मैंने माइक निकाल के रख देते हैं, ऑडियो नहीं जाएगी तो क्या करेंगे, है नहीं, वो भी नहीं किया उन्होंने, कोई जवाब नहीं। मैंने कहा ऐसा करते हैं बाथरूम में बैठ जाते हैं सब, विजुअल भी नहीं मिलेंगे, फिर क्या करेंगे। और उन्होंने पीछे से म्यूजिक बजा दिया, वेलकम टू बिग बॉस हाउस, और चिढ़ाया। मैं कहा चलो कूदो, आज बाहर ही चलते हैं। और मेरा क्या मानना है सर, भीड़ में जब कोई भीड़ चलती है, मॉब, उसमें 3 तरह के लोग होते हैं, समझदार, बेवकूफ, और तीसरे होते हैं फट्टू। ये 3 लोग एक भीड़ चलती है। इन फट्टुओं को पीछे चलते चलते लगता है साला हम 3rd नंबर पे हैं, और फर्स्ट पे तो साले बिल्कुल ही ठप बुद्धि जा रहे हैं, जो बिल्कुल आगे आगे हैं। तो ऐसा करो, सेकंड वाले समझदारों के साथ हो जाते हैं। हाँ हाँ गुप्ता जी, मैं भी यही कह रहा था। वर्मा जी आप तो समझदार आदमी हो, आप समझाइए, मैं भी तो यही बोल रहा हूँ। सेकंड पे हो जाते हैं ये। अब आ गया आपकी तरफ से इस भीड़ का किसी को पीटने का नंबर, तो ये जो फट्टू थे ये आगे बीच में थप्पड़ मारेंगे, यही था, दे चटाचट। और आगे इस वक्त इस भीड़ का उल्टा पिटने का नंबर। तो वहां बेवकूफ तो सबसे पहले पिटेंगे, सबसे आगे थे। समझदार थोड़ी समझदारी दिखाएंगे, लेकिन एक आता उनकी भी लगेगा। ये मिलेंगे अपने घर, ये कहीं दिखेंगे आपको पूरे रास्ते में भी। तो ये भीड़ की एक डेफिनेशन में देखी तो 3 तरह के लोग होते हैं इन भीड़ों में, और सेम उस वक्त यही था। मैंने कहा राजा भाई कूद, देखी जाएगी आज, जंप। राजा एकदम नीचे। उसके बाद राहुल भैया तो कूद ही नहीं रहे थे। मैंने कहा अच्छा बैठो तो 1 मिनट यहाँ बैठ के देखो कैसा दिख रहा है। जैसे बैठे में धक्का, चलो नीचे। जुल्फी आए ना, जुल्फी को हमने गालियां दे दे के बुलाया, भारा भारा। और ये करते करते हम बाहर निकल के और प्रीमाइसिस में अंदर ही अंदर रोड पे आने वाले थे, और रोड पे भी पहुंच गए। अब जैसे हम रोड पे पहुंचे, सब मुझे आवाजें लगाए, आशुतोष ए। ये फिल्म सिटी थी? नहीं सर, ये लोनावाला में, जहाँ सेट लगा था, लोनावाला में।
अब राहुल भाई को थोड़ा सा वो हो गया, साला मुझे कोई पहचान नहीं रहा, मतलब क्या बात है, ये सब आशु आशु क्यों कर रहे हैं। पूछने भी लगे यार ये क्या हो रहा है। अरे मैंने कहा भैया आपकी फैन फॉलोइंग बच्चों में है, बच्चे सो गए इस टाइम, अब सब बड़े बड़े लोग मिल जाए, मेरी इनमें है। कह तेरी बात ठीक है। तभी क्रू आ गया, सर अंदर आइए, ये आइए, बातचीत हुई, हमने अपनी गलती पे माफ़ी मांगी, राहुल भैया ने कोई माफ़ी नहीं मांगी। और राहुल भैया को उन्होंने प्रोडक्शन की जो उधर से जो एक आइडिया भी अच्छा दे दिया था कि आप एक राजनीतिक परिवार से हो, आपके लिए जो शब्द होते हैं वो बड़े महत्वपूर्ण, आपके लिए शब्द ही तो होता, शब्दा आपका जो होता है, शब्दा जो है वो बड़ा महत्वपूर्ण होता है। अगर आप अपने शब्दों पे रहोगे कि आपने कोई गलती नहीं की तो आपको ये शो छोड़ के जाना पड़ेगा। और राहुल भैया भी इतने उस्ताद, मेरी पूरी पेमेंट तो मिलेगी, ये होगा, ये पूछ रहे हैं भाई, कह रहे हाँ वो मिल जाएगी आपको, उन्होंने कहा हाँ वो मिल जाएगी, कह रहे ठीक है फिर मैं शो छोड़ के जा रहा हूँ। तो वो इस तरह शो छोड़ के निकल गए। और दुनिया ने, बहुत लोगों ने कहा कि भाई आप तो राहुल महाजन की वजह से जीत गए, ये भी कहा कि वो होते तो वो जीतते। मैं कहा भाई मेरी 98 डेज की मेहनत और देश की जनता का प्यार, मैं इसलिए जीता हूँ। तो सेकंड रनर अप कौन था उसमें? राजा, वो भी यूपी से। अच्छा, मैं सहारनपुर से सर, वो मेरठ से। अच्छा, यूपी के तो पहुंचे वहाँ लास्ट में। और आई थिंक आपकी वजह से दो चीज़ें हुई, एक तो ज़मीन से जुड़े आदमी बहुत बिग बॉस में आने लगे उसके बाद, और दूसरा बिग बॉस की दीवार और ऊंची हो गई ताकि कोई भाग, दीवारें ऊंची हो गई। और लेकिन सर वो सीज़न कहीं देखने को नहीं मिलेगा आपको, रीज़न मुझे भी नहीं पता। मतलब एक दिन मैंने अंबानी साहब को चिट्ठी लिखी, मैंने कि जी प्रणाम सर, मैं ऐसे ऐसे सहारनपुर ऐसे निवासी हूँ, और जो उनका एड्रेस मुझे नेट पे मिला, मैं चिट्ठी लिख के भेजी। मैंने कहा ये आपकी प्रॉपर्टी है, अगर इसको हमें देखने को, जैसे हम रोडीज देख लेते हैं आपके वूट पर, अगर हमें ये देखने को मिल जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। मैंने चिट्ठी लिख के भेजी थी एक दिन, पर ये कहीं भी है नहीं, ब्रॉडकास्ट नहीं हो रहा, कहीं भी नहीं है सर। क्यों नहीं है, रीज़न नहीं समझ में आता। क्योंकि अगर हो तो दुनिया देखेगी ना, और 4 व्यूज़ भी आएंगे तो धंधा भी मिलेगा ही, आप ही का माल है। तो लेकिन कहीं भी नहीं है सर। तो बिग बॉस जीतने के बाद दुनिया कैसे बदली? सर जीतने के बाद तो ये हाल हो गया, जहाँ जाऊँ भीड़ ही भीड़। एक एटीएम से पैसे निकालने के लिए मैं जैसे घुसा, मेरे पीछे से एक लड़की घुसी, जैसे मैंने उसे देखा, उसने मुझे देखा, बेहोश हो गई। मैंने कहा कोई सोचेगा बहन इसे लड़की छेड़ दी, साले ने क्या करा रहा है। मैंने उठ जा बावली, क्या हो गया तुझे, खड़ी हो, खड़ी हो जा। रोने लगी। मैंने तो वो हाल देखा है, पुलिस के जूतों के सोल टूट गए नीचे के, खाली ऊपर ऊपर के जूते रह गए, कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे क्राउड। और मुझे एक इवेंट में दिल्ली बुलाया, एक इलेक्शन के उसमें, मेरे दिमाग में सबसे बड़ी रकम 10 लाख रुपए होती थी सर। मैं 10 लाख रुपए लूँगा, आ रहा हूँ, कह रहे आ जाओ। मुझे इससे बड़ी रकम मतलब बोलना भी नहीं आता था। और मैं गया जी, और भीड़ 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 भीड़, मतलब जहाँ जाऊँ सर इस तरह मैंने देखा ही नहीं था कभी, इतनी भीड़। घर जाऊँ तो घर में दुनिया बैठी है, मैं घर से निकलूँ कहीं जाऊँ, मैं कई दिन तो अपनी गाँव में जाके, नानी के यहाँ गाँव में अंदर खेतों में जाके लेटा। मैं परेशान हो गया, मैंने भाई मैं देखा ही नहीं इस तरह कुछ भी कभी। हर जगह भीड़। रोडीज में क्या हुआ था, जब रोडीज किया था तो सहारनपुर में दोस्तों ने रैली निकाली। एक दोस्त की हमने जीप मंगाई, और ट्रेन उल्टी जा रही थी, उसमें से उतरते ही दिखा दिया वो आगे 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 आगे, उतर के और जीप में चढ़ के आ गए। अब भीड़ वहां भी इतनी लग गई उस वक्त भी कि वो जीप टूट फूट गई, कहीं मुड़ गई, कहीं से डेंट पड़ गया, कहीं कुछ हो गया, सब चढ़ रहे थे ऊपर। अच्छा, लोग चढ़ गए। अच्छा, मैंने उसी दिन बोला था, मैं कहा सालों अगली बार आऊँगा हाथी पे आऊँगा। और सर बोला हुआ सरस्वती बैठी थी, ऐसा सच हुआ, बिग बॉस का विनर बना। मैंने हाथी बुलाओ, मगर हाथी की नहीं आने का मैं। अब हरिद्वार से हाथी आया सहारनपुर, और मैं अपना हाथी पे चढ़ के बैठ गया। अब जो मिले, मैंने आ जाओ ऊपर आ जा, हाथी के पास कोई नहीं आता, लेकिन मैंने आ जा। और ये मतलब बोली हुई बात सच हो गई। शहर में हाथी पे पूरा जल्लूस, और जो दोस्त थे साथ में घोड़े भी थे, घोड़ों पे जा रहे हैं बैठे हुए, सिगरेट लगा रखी, पी रहे हैं। इमेजिन करो, घोड़े पे सिगरेट बैठा पी रहा है एक दोस्त सड़क पे ही जल्लूस में, और मैं ऊपर हाथी में बैठा हूँ। और इतनी भारी ट्रॉफी वो हाथ में, बिग बॉस वाली, मतलब 10 किलो से ऊपर की है वो, कांच की। हर कोई के ट्रॉफी दिखाओ, हाथ अकड़ के दिखाते दिखाते ट्रॉफी।
और कमिश्नर साथ चल रहे हैं, अधिकारी सब चल रहे हैं, पूरा शहर बाहर निकल के आ रहा है जिस रोड से भी जा रहा हूँ। और वो हाथी पे आना था, वो सच हो गई बात। पर जीतने का क्या कारण हो सकता है, अगर आप इतने सालों बाद अगर सोचें कि ऐसा क्या था आप में जो आप जीते और कोई और नहीं जीता? सर देश की जनता का प्यार कहूँगा मैं तो, उनका प्यार था। उन्हें शायद मुझे पूछा भी कि भाई आपको क्या लगता है कि मैं क्यों जीता हूँ, मैंने भी पूछा। कह रहे यार जब तुझे हम देखते थे तो ऐसा लगता था कि हम बैठे हैं टीवी पर, जो हम कभी नहीं जा सकते, लेकिन तुझे देख के लगता था हम बोल रहे हैं ये बात, हमने तो इसलिए वोट किया तुझे। अच्छा। तो मैं देखता हूँ जैसे मान लो सर कोई फिल्म होती है, उसमें कोई रीजनल सिंगर ही आ जाए तो गाने हिट हो रहे हैं। तो जहाँ की मिट्टी है वहाँ का एक आदमी अगर आप कहीं किसी चीज़ में रखोगे, आपको प्लस ही होना है, माइनस तो कुछ भी नहीं हुआ और रिजल्ट भी मिल रहे हैं। तो वो लोग जब ये बोलते थे कि तुझे देखने से लगता है कि हम बैठे हैं, मैं समझ गया कि जनता ये देखना चाहती है, खुद को देखना चाहती है वहाँ। अब बिग बॉस जीत गए, उसके बाद दुनिया कैसे बदली? सर काम बदल गया, मैं तो इंसान वही था। हाँ। और अब ये देखने लगा कि यार अब इंडस्ट्री में क्या करना है, कैसे काम करना है। इंडस्ट्री का क्या था रवैया आपकी तरफ? जिनको मैसेज डालता था वो सामने से जवाब आता था। अच्छा। बाकी ज़्यादा तो मैं भी नहीं जानता था। हाँ। क्योंकि मैं तब थोड़ा सा अक्खड़ था। अच्छा। मुझे एक बार एक बहुत बड़े शो के लिए को होस्ट बनाया गया। कहा गया आप इसके को होस्ट रहोगे इस शो के लिए। हाँ। मैंने रह लेंगे जी। और बस थोड़े दिन बाद वो होने लगा एक्चुअली द थिंग इज, मैं कहा देखो एक्चुअली हटाओ जी, ये तो काम ही नहीं होने वाला। कह रहे नहीं ऑलरेडी बजट बढ़ रहा है। हाँ। मैंने बजट बढ़ रहा तो फ्री में कर लेता हूँ। हाँ। कह रहे नहीं वो और नहीं वो आशुतोष, मैं कहा अच्छा ऐसा 10-20 लाख रुपए दे देता हूँ तुम्हें तब कर लूँ। हाँ। मैंने क्या किया, हाँ। उस आदमी को स्पीचलेस कर दिया। हाँ। ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी सर। हाँ। ये मुंबई शहर है, यहाँ बेवकूफ़ भी उसी पोस्ट पे बैठा है हाँ। और समझदार भी उसी पोस्ट पे बैठा है। हाँ। समझदार से बेवकूफ़ी की बात करोगे तो आप बेवकूफ़, और बेवकूफ़ से समझदारी की बात करोगे तो आप बेवकूफ़। बाद में जब मुझे समझ आया अरे ये मुंबई तो ढाबे जैसा ही है, सबको रोटी खिलानी है। हाँ। वहाँ मैं सिर्फ इतना बोला था, ओ बाबूजी कोई नहीं, आशीर्वाद दो, दूजा काम करेंगे तो अटे नाल, बस हाथ रखो सर पे, करता मैं लेकिन आदमी को स्पीचलेस करा देता कि घर तक छोड़ गया हो। क्यों? इस इंडस्ट्री का पता ही नहीं था। और मेरी नज़र में जो ज्ञान है, आप कितने कुशल हो, कितने व्यवहारिक हो, कुशल और व्यवहारिक ज्ञान ही एक्चुअल सबसे बड़ा ज्ञान है। अगर आप कुशल और व्यवहारिक नहीं हो तो पढ़े लिखे अनपढ़ हो। लोग कहते हैं कि लोहा गर्म में मार दे हथौड़ा, मैं कहता हूं कि भाई इतने हथौड़े मार तो उस लोहे को गर्म कर। तुझे ये भी पता होगा हल्की सी चोट मारनी है तो पेले जा रहा, अरे अपना लोहा गर्म करा हुआ पता होगा इसमें चोट कितनी मारनी है। दूसरे के गर्म लोहे पे तो हथौड़ा मार देगा, मुझे लगता नहीं कोई फायदा होगा इस तरह। तो ये बहुत सुनता आता हूँ, लोहा गर्म में हथौड़ा मार दो। अरे भाई सर एक शेर लिखा था मैंने, उसके बाद मैंने पेन ही तोड़ दिया, मैंने अब शेर नहीं लिखूंगा कि ये जिंदगी एक शेर की सवारी है। ये जिंदगी एक शेर की सवारी है और अगर नजर हटी तो वही शेर तुम पे भारी है। फिर मैंने एक स्क्रिप्ट लिख दी बीच में, उसे लेके अब मैं दिल्ली में लोगों से के मिलने लगा, ऊट पटांग सबसे मिला मैं। और मैं कहता हूँ मुंबई में हर आदमी से मिलो, कुछ तो होगा मुंबई में है, फिल्टर करते जाना, एडिट मारते जाना, लेकिन मिलो सबसे, वरना हर कोई मुंबई नहीं है। फ्रॉड होगा, कुछ होगा, मिलके तो पता चलेगा कि ये फ्रॉड है। मैं ऐसे ही मिलना शुरू हो गया, पता नहीं कितनों से मिला। एक ने पूछ लिया भाई तुम्हारी स्क्रिप्ट अच्छी है, इसमें आप हीरो किसको चाहते हो? मैंने भी सर आईने देखे हुए थे, मैंने अपना नाम नहीं लिया। मैं सर इसमें धनुष को लीजिए आप, धनुष बहुत अच्छा प्ले करके जाएगा इस कैरेक्टर को। कह रहे यार धनुष तो बहुत महंगा है। मैंने फिर मुझे ले लो, मैं बहुत सस्ता हूँ। और क्या बोलूँ, मैंने फिर मुझे ले लो, मैं बहुत सस्ता हूँ। वो फिर मेरे साथ ही बनाई, लेकिन पहले तो एक एज ए इंसान लगता है बस हमारी फिल्म आ जाए, फिर जब वो अच्छी रिलीज नहीं होती है, कुछ नहीं होता, फिर बड़ा दुख होता है क्या ढंग के आदमी के साथ काम कर लेते। ये कौन सी फिल्म थी? ये फिल्म बनाई थी हमने सर 2017 में, चल जा बापू, नकली नोट के ऊपर थी। ओके। कि एक आदमी नकली नोट चलाने की कोशिश कर रहा है, वापस फिर उसी के पास आ जाता है बस। तो बापू इसलिए बोल रहे हैं गांधी, चल जा बापू। तो ऋषिता भट्ट को मैंने उसमें लीड लिया
और ऋषि भट्ट को मैं आज बता भी नहीं सकता मैंने क्या फीस दी। उन्होंने हाथ जोड़ दिया था कि इतने कम में तो मैं कर ही नहीं सकती, ऐसे हाथ जोड़े थे। मैं कही देखो जी मैं ऐसे जोड़ रहा हूँ, इसके बाद तो हाथ भी नहीं जोड़ पा रहा हूँ मैं, ये करना तुम्हें ही पड़ेगा। उसने लाया था उन्हें, उनके मैनेजर ने मना ही कर दिया था कि भाई मैं तो बात ही नहीं कर सकता इस तरह से कि तुम रेट बता रहे हो। मैं तो मीटिंग करा, बस हाथ ही जोड़े थे उन्होंने भी, मैंने ऐसे जोड़ दिया। मैंने कहा देखो जी इसके बाद नहीं जोड़ सकता, देखो हाथ भी नहीं जा रहा है नीचे, लिया है और शूट किया और अपने शहर में शूट किया। जैसे होटल वाला था या ट्रांसपोर्टेशन थी, मैंने कहा बता भाई पैसे, बाकी 1 महीने बाद देंगे, पकड़ एडवांस, ठीक है। तुरंत एक बड़े अधिकारी को हम इनोग्रेशन में बुला लेते, रोज इनोग्रेशन होता था वहाँ। सर आज गाना है, आपको इनोग्रेशन करने आना ही। जैसे वो आया मैंने जरा ट्रांसपोर्ट वाले को फ़ोन मारी हो, सीधा 50% डिस्काउंट। मैंने कहा भाई पैसे ले ले अपने, हमें तो ये सुनना ही नहीं है अपने शहर में कि हमसे यहाँ उधार कर गए, ये कर गए, बिल्कुल नहीं, पैसे पकड़। कह रहा नहीं भाई फ़ोन आ गया ऊपर से, होटल वाले को, इधर से उधर, सबको रोज इनोग्रेशन होते थे। लेकिन भाई महंगी फिल्म बनानी हो तो यशराज बनाएंगे ना, क्या दिक्कत है, वो बनाएंगे। हम तो सस्ती के खिलाड़ी हैं। आज भी मैं कोई कंटेंट बनाता हूँ, मेरा कंटेंट वहाँ मेरे होम टाउन में उधर अगर हम बेचने जाएं तो 1000 रुपये मिनट के हिसाब से सर बिकता है। अब उसमें क्वालिटी तो भूल ही जाओ, क्या दूंगा मैं, लेकिन कंटेंट देता हूँ, उन्हें भी बेचता हूँ कि लो भाई। और मैं कभी ये इतने महंगे फ़ोन हो गए हमेशा खिलाफ हूँ सर। मैं कभी 10,000 20,000 वाला हद है मेरा, ये सिर्फ कंटेंट की वजह से फ़ोन कि कहीं 4K शूट करना पड़ जाए, कुछ हो जाए तो सिर्फ उस वजह से, और कुछ नहीं। वरना मैं इसके हमेशा खिलाफ हूँ, कभी नहीं लेता मैं इतना महंगा फ़ोन वोन, क्योंकि इन चीज़ों का एंड ही नहीं है कोई। भाई गाड़ी हो जिसका AC चलता हो, पहिए घूमते हो, कोई सी हो, एंड पे जाओगे तो कुछ है ही नहीं एंड। आजकल के लड़के बच्चे ऐसे सोचते हैं कि बस ये हो। अबे भाई, पर अगर आप देखें तो तब के रियलिटी शोज और अब में क्या चेंज आ गया, बिग बॉस में क्या चेंज आ गया है? सर पहले ये था कि बिग बॉस में ना अंदर ज़्यादा फोकस्ड होता था, हाँ, अब बाहर ज़्यादा फोकस्ड होता है। हाँ, कि लोग सलमान भाई अपने लग रहे हैं, बातचीत में मज़े कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, फिल्म प्रमोशन का एक अड्डा ही बन गया मान लो। हाँ, पहले सिर्फ हार्डकोर कंटेंट पे काम होता था। और पार्टिसिपेंट्स कैसे थोड़े ओवर पार्टिसिपेट में ना मैंने जो देखा सर इन शोज के अंदर, हाँ, माला में हर तरह का मोती होना चाहिए। हाँ, अब क्या हो रहा है, बस जो चिल्लाए लड़े उसे ले आओ, हाँ, मजा ही नहीं आएगा। घर में झगड़े हो रहे हैं, देश में झगड़े हो रहे हैं, विदेशों में झगड़े हो रहे हैं, फिर टीवी पे रात को वही देखे, नहीं देखेगा आदमी। हर तरह का मोती हो माला में, हाँ, शांत आदमी भी हो उसमें, एक बोलने वाला भी हो, एक लड़ने वाला भी हो, मानता हूँ मैं हो। क्योंकि एक दिन मैंने भी घर में गालियाँ दी बिग बॉस के, तो शिल्पा मैम ने कहा आशुतोष आज तो आपने भी अपना टेम्पर लूज किया। मैं कहा नहीं मैम। कह रहे जी तुमने गालियाँ दी। मैंने कहा ये तो मैंने अपना टेम्पर यूज किया है आज, आप कैसे कह दोगे लूज किया? लूज करता मैं डेली करता। कह रहे ये यूज करना क्या होता है? मैंने भगवान राम ने किया, भगवान कृष्ण ने किया, गुरु नानक देव जी ने किया, सबने टेम्पर यूज किया है। ये सब आपने ऑन एयर बोला? हाँ जी, हाँ, मैं सबने यूज किया है टेम्पर। कह रहे भगवान से तो डरो। मैं कहा उनसे तो प्यार करते, डरना कहेगा। तो सर मैंने लूज नहीं किया था उस वक्त, मेरे पास इमोशन है, काम क्रोध करुण वात्सल्य ममता जिसको हम रस बोलते हैं, तो उसमें एंगर भी है, तो वो रस का मैंने इस्तेमाल किया, लूज नहीं किया था मैंने यूज किया है जी। तो अगर आप अब देखें तो फेम को कैसे हैंडल किया जाता है? अगर एक बार वो प्रसिद्धि आ जाती है जो ओवरनाइट ही तुम एकदम सुबह आंखें खोली और दुनिया बदल गई। सर होता क्या है, आज़ादी की वैल्यू उसको पता है इसने गुलामी देखी हो, पैसे की वैल्यू उसे पता है इसने गरीबी देखी हो। मुझे जो मिला इसकी वैल्यू मुझे पता होती अगर मैंने यहाँ की स्ट्रगल की होती। मैं शायद अकेला ही ऐसा आदमी हूँ जो नेम फेम लेके मुंबई आता है। भाई रोडीज जयपुर तो सेलेक्ट हुआ, थाईलैंड मलेशिया लौंडा हिट हो चुका है, लोनावाला 90 दिन रहा लोनावाला और लौंडा हिट हो चुका है। मुझे तो पता ही नहीं था स्ट्रगल क्या होती है। मुझे कोई प्रोडक्शन से फोन आता था, सर वो हमारा वो कर लीजिए, हमारा बजट बहुत कम है। अरे मैंने कहा ऐसे कैसे कम है, इसे बढ़ाओ। कह रहे नहीं सर बजट नहीं बढ़ सकता। मैंने कहा ऐसा करो मुझसे फाइनेंस करा लो। कह रहे मतलब? मैंने कहा मेरे कैरेक्टर का मैं फाइनेंस कर देता हूँ, बढ़ाओ भाई। मैं ब्याज वाली बातें करता था इससे, बताओ सर कौन
मतलब पता ही नहीं था, क्योंकि वहाँ मैंने होम टाउन में ढाबे के साथ साथ अपना डेली फाइनेंस वाला भी काम किया हुआ था। मतलब 4,000 देते थे, 5,000 लेते हैं, 50 रुपये रोज। तो मैं कहा मैं यहाँ भी ऐसी बात करता, मैंने फिर फाइनेंस करा लो मुझसे। कह रहे सर एक्चुअली आई विल कॉल। मैंने होकर समझ आ गया तुम्हारा। अच्छा, दूसरा अंदर से भी नहीं था कि ऐसे कुछ काम करना क्या यहाँ पे रह के, बस मुंबई रहना है बस, और कुछ नहीं था दिमाग में। काम वाम में सोचता नहीं था ऐसा कुछ भी कि भाई क्यों। एक तो ढाबे से अच्छा रेंट आ जाता था, और बिग बॉस ने करोड़पति बना ही दिया था। मेरे यहाँ स्ट्रगलों की फौज रहती थी। मम्मी आ गई एक दिन अचानक, कह रही क्या सांड आश्रम खोल रखा तूने। खाना बनाने वाला शेफ भाग ही गया, क्यों उसे जैसे आते आते मैं काका जरा 150 रोटी बना दिए। कह रहा रे बैठ क्या है ये साला, ये कौन है। सब इस तरह खा रहे थे बैठे, और किसी को कोई दिक्कत आ जाती थी मैं जाता था उड़ने। बाद में पता चला भाई तू बिग बॉस का विनर बन चुका है, कहाँ क्या हरकतें हैं तेरी। तो मुझे सर पता ही नहीं था। आप एक बच्चे को आज 1 करोड़ रुपए दे दो, क्या करेगा उसका। तो क्या ये मानना भी सही है कि बिग बॉस के बाद अगर आपको इनकैश करना है तो 1 साल 1.5 साल नहीं नहीं सर, मैं तो ये कहता हूँ चीज़ें टाइम से मिले बहुत अच्छा है, लेट मिल जाए तब भी अच्छा है, पहले ना मिले जब आपको उनकी संभालने की अकल ही नहीं है। मुझसे यहाँ ढाबा खुलवा लो, मैं उसको रॉकेट बना दूंगा। तब मुझे पता ही ना मैं क्या बात करूँ, अक्खड़ से सीधी बात करता था। लोगों को लगता था ही इज सो रूड। मैंने भाई तेरी कौन सी भैंस खोल ली। जैसे गांव में हम अपना शाम को खा पी के निकलते थे, ऐसे हम यहाँ निकल गए। यहाँ निकले तो ड्रिंक एंड ड्राइव हो गया, कोर्ट गए उसे भुगत आए, और जज साहब ने पूछा गिल्टी, मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल गिल्टी हूँ। मैं इंडिया का फर्स्ट आदमी हूँ जिसने राइट टू बी फॉरगेटन में दिल्ली हाई कोर्ट में केस डाला। ये क्या है राइट टू बी फॉरगॉटन? भूल जाने का अधिकार। हाँ। जैसे प्राइवेसी होती है ना, राइट टू बी प्राइवेसी, ये आर्टिकल 21A हमें देता है। हाँ। और मैं सर LLB का एग्जाम दे रहा था, वहाँ आ गया है क्वेश्चन। मैंने कहा तो अपने काम की चीज़ है। तो हमने ये बात कही कोर्ट से कि जो मैं सजा भुगत चुका हूँ, मुझे ये डिजिटली सजा क्यों मिल रही है। आपको रिकॉर्ड में रखना तो पुलिस के रख लो, ये डिजिटल प्लेटफॉर्म में क्या कर रहा है। ये तो मेरी राइट टू बी प्राइवेसी भी है, राइट टू बी फॉरगेटन भी है। तो वो मैंने केस डाल रखा है, देखो क्या होता है। लेकिन मैं अड़ा, क्योंकि लड़ना, देख के लड़ना, गौर से लड़ना ज़रूरी है। क्योंकि मैंने तो अपने भगवान से सीखा लड़ना। या तो हमारे उनमें इतनी शक्ति नहीं थी कि मामले को प्यार से निपटा लेते। भाई सुन रावण बैठ के बात करना यार, क्या हो रहा है। नहीं हुआ ना, लड़ना पड़ा ना। तो मैं कौन सा गलत हूँ, मैं लड़ रहा हूँ, मैं तो उन्हीं का अंश हूँ। तो अगर मैं रोडीज़ वाला वही सवाल पूछूं कि वो 4 चीज़ें क्या है जो आप लेके चलोगे आज बॉम्बे में जाने के लिए, तो वो क्या होंगी? आज तो मैं चारों में से एक कर दिया, कुशल और व्यवहारिक बनो। बस आप कुशल और व्यवहारिक बनो। गधे और घोड़े को देख के इज्जत देना। गधे को घोड़े वाली इज्जत दे दोगे तो गधे के आदमी खराब, घोड़ा भी नाराज। तो आदमी को देख के उसे इज्जत दो वैसे। पर ऐसा नहीं है कि सब अपने आप को घोड़े ही समझते, कोई गधा नहीं समझता। सर आदमी तो अपने आप को अरबी घोड़ा समझता है, लेकिन उसके कुशल और व्यवहारिक ज्ञान से पता चल जाएगा क्या है, और उस हिसाब से उसको ट्रीट करें। फालतू दोगे हाजमे खराब हो जाएंगे। तो क्यों किसी के हाजमे खराब करने। आज जैसे कहते यूथ, भाई यूथ क्या, आज यूथ के पास सर इतना ऑप्शन है। अगर किसी को इस इंडस्ट्री में आना है तो सीख क्या। मैं बच्चों से पूछता हूँ भाई एक्टिंग के लिए क्या करते हो, कहते हैं ऑडिशन देते हैं। अरे भाई उसको तो एग्जाम है तेरा, उससे पहले क्या करता है, अजी जिम जाता हूँ। चल भाई ठीक है, मेरे बराबर रनिंग करके दिखा दे आज भी कोई जवान लौंडा। क्योंकि वो प्रैक्टिस, मैं अगर अभी 180 अपनी टांगे खोल देता हूँ तो उसके लिए मेहनत भी तो मैं ही करता हूँ। एक्टिंग के लिए कुछ करते ही नहीं। कल भी मैंने 1-2 बच्चों से हल्के से कुछ कराया, हम वहाँ से पास आउट है, ये है वो है। मैंने कहा भाई ये प्रैक्टिकल का विषय है, अच्छा ये बताओ मुझे। बस कोई डायलॉग नहीं थे, कुछ नहीं था सर, सिर्फ रिएक्शन थे। आता ही नहीं, पता ही नहीं। नोएडा में दुकानें खुली हुई एक्टिंग स्कूल। मैंने भाई तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें सीखना तो बॉम्बे जाके सीखो ना। एक दोस्त के फादर थे तो कह रहे थे कि यार इसको लड़के को थोड़ा कैमरे का हमें सिखाना है। मैंने कहा ऐसा करता है, मुंबई में जो अच्छे बड़े कैमरा मैन हैं उनके पास इसको लगवा देते हैं। कह रहे नहीं ये पहले तो कॉलेज जाएगा। मैंने भाई तो जरूरत क्या है, वहीं भेजे ना सीधा। तुम 10वीं 12 बार क्यों करवाना चाह रहे इससे। नहीं कॉलेज तो जाएगा जी। मैंने भेज लो फिर। कॉलेज हो गया 1-1.5 साल का, उसके बाद कहते हैं इसे फिर लगवा दो किसी के यहाँ। अब मैंने 1-1.5 साल पहले क्या कहा था तुम्हें। तो मैंने कहा तुम तो वैसे आउट फोकस चल रहे हो। तुम
आज आए हो मेरे से, तो मतलब क्या है, बच्चे की जिद थी मुझे पहले कॉलेज में जाना है, और नोएडा के कॉलेज इसीलिए चल रहे हैं। अभी फिल्म इंडस्ट्री आ रही है सर नोएडा के अंदर। मैं आज आपके चैनल के माध्यम से मैं आज बोल रहा हूँ फ्लॉप है वो इंडस्ट्री। रीजन, अभी वहाँ एक्सट्रीम गर्मी पड़ रही है, कौन सा शूट कर लोगे आप एक्सट्रीम गर्मी में? फिर एक्सट्रीम सर्दी पड़ेगी, 2-2, 3-3 बजे तक तो सूरज नहीं दिखेगा, फिर क्या शूट कर लोगे आप वहाँ? अब यहाँ से कोई प्रोड्यूसर अपनी चीजों को लेके आउटडोर के लिए तो बाहर जाएगा, अगर उससे स्टूडियो ही करना तो यही नहीं कर लेगा। जब सभी चीजें वहाँ मौसम एक्सट्रीम है तो वहाँ कौन सी इंडस्ट्री चलेगी? तीसरी सेफ्टी दे देंगे ये, लड़की रात को एक ऑटो में बैठ के फिल्म सिटी से नोएडा तक आ जाएगी, कैसे चलेगी इंडस्ट्री? हल्ले मच रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री। अरे भाई पहले भी खुली थी वो सेक्टर 16A में, वहाँ न्यूज़ चैनल के अड्डे हैं, न्यूज़ चैनल बने हुए हैं बस। तुम्हें क्लाइमेटिकली मतलब सपोर्ट ही नहीं करता तुम्हें मौसम ही, क्या चला लोगे तुम वहाँ फिल्म इंडस्ट्री? इसका ये भी कारण नहीं है कि जो जिन्होंने किया नहीं है काम वो ये काम करने की कोशिश कर रहे हैं बिना एक्सपीरियंस के? सर अनपढ़ को सिखा सकता है आदमी, पढ़ लिखे को नहीं सिखा सकता। क्या पता क्या राजनीति है, खोलते इसको इंदौर, बनाओ ना इसको इंडस्ट्री को इंदौर या भोपाल। क्लाइमेट आपको सपोर्ट करेगा सबको, लेकिन वो नेतागिरी में जुड़ी हुई है ना बीच में, कैसे चल जाएगी? अभी आ जाएंगे थोड़े दिन में, सर्दियों में आपको वीडियो दिखने मिल जाएंगे, गाड़ियां टकरा रही हैं फॉग में, धड़ाधड़ अभी शुरू हो जाएगा। वो सारा एरिया है, और उस एरिया पे तो फॉग ही बहुत पड़ता है उधर वाले पे, उस रूट पे। तो मुझे एक और बता, अपनी कोई कहानी का कुछ एक मज़ेदार किस्सा जो आप यूट्यूब या कहीं करते हो कुछ? यूट्यूब की कहानियाँ सर ऐसा होता है कि वहाँ रहता हूँ तो ये लॉकडाउन लगा तो मैंने कहा अब क्या करें। मैं कहा वीडियो बनाते हैं। अब वीडियो बनाने के लिए मैंने लिखना शुरू किया, और मैं लिखने से बहुत बचता था सर, और भगवान वही काम कराता है फिर। अब मैंने लिख दिया, जब मैं शूट करने लगा तो मुझे समझ में आया साले प्रोड्यूसर भी तू ही है इसका, तूने 8-10 लोकेशन लिखी क्यों? पहले तो ये बता तू, मैंने अपने से क्वेश्चन। फिर मैंने अपनी बातों को एक घर में ही कहना शुरू कर दिया। उससे मुझे लेकिन ये समझ में आया कि अगर आपने बंद दरवाजे में एक छेद भी किया, रोशनी आई, साथ में ऑक्सीजन आई। दरवाजे में छेद करना जरूरी है लेकिन। और पहले लोग कहते थे अरे पता नहीं क्या कर रहा है, वही चेंज हो जाते हैं फिर। आज किसी हीरो या हीरोइन को आदमी गाली दे देगा, उसकी स्वतंत्रता है बोलने की, या किसी हीरोइन को कुछ कह देगा, अब ये तो ऐसी है, ये है फलाना। अगर वो हीरोइन उसके घर पहुंच गई, अपनी घरवाली को कहेगा हट आइए मैडम बैठिए, तो हमें क्या सोचना है कोई पीछे क्या बोल रहा है? बोल तो रहा है, यू कैन लव यू कैन हेट बट यू कांट इग्नोर, अच्छी बात है। और जैसे हम कल भी एक बच्चों से पूछने लगा, मैं इंग्लिश की बात पूछने लगा, बड़े इंग्लिश बोल रहे थे। मैं कहा जैसे हम बोलते हैं आई एम गोइंग, ऐसे आई के साथ इज लगा के कोई सेंटेंस बना के दिखाओ, आई इज। मैं तो आपसे ही पूछूंगा सर, बताओ कोई बनता है क्या? नहीं बनता। कॉन्फिडेंट हो तो शर्त लगा लो, फिर जीत जाओ। पूछूंगा। और किसी को इधर भी समझ में आता हो बनता हो तो बताओ, मैं तो कह रहा हूँ जीत जाओ, मौका दे रहा हूँ। या आपको अपनी पढ़ाई पे शक है? फिर बिल्कुल शक है, आप बताइए क्या है? आई इज अ वोवल, आई इज एन अल्फाबेट। तो होता क्या है सर, हमने जितना सोच लिया हमारे टीचर ने बता दिया, हम उससे आगे देखते ही नहीं फिर कि भाई आई के साथ इसका यूज नहीं होता, हो तो रहा है। जैसे मैं कह रहा था बिल्ली ने दूध झूठा कर दिया, अब बताओ झूठे को क्या बोलेंगे अंग्रेजी में? अंग्रेजों के यहाँ झूठा सूचा होता ही नहीं। 7 समंदर पार तो माँ के मतलब बदल जाते हैं। यहाँ माँ का इंडिया में मतलब क्या होता है? 10 का काम अकेली करेगी, माँ ही है। 7 समंदर पार क्या है? अपना काम खुद करोगे, वो माँ है वहाँ। मैं सबसे कहता हूँ जिस भाषा में आप बोलने में बहुत सहज हो, करो उसमें बात, क्या दिक्कत है? अब यहाँ लड़के डायरेक्टर्स को रटे रटाए मैसेज डाल रहे हैं, रटे रटाए, सर आई वांट टू मीट योर प्रीशियस लाइफ, गिव मी सम टाइम, और ये वो। पहले तो जवाब ही नहीं आता जी, चलो जवाब आ गया, अब भाई साहब ने डिक्शनरी खोल रखी है, इसका मतलब क्या है, उधर से ऐसा आ गया। अब चलो हम मानते हैं तुम्हारी मीटिंग तय हो गई, मिलने चले गए, अभी मिलने पहुंच जाता है। अब इस आदमी को ये नहीं पता मुझे एग्जिट भी लेनी है। जब उस सामने वाले ने कहा अच्छा भाई जा यार तुझे बताऊंगा, तुझे जीवन में काम नहीं देगा, तो प्रॉपर एग्जिट भी तो पता होनी चाहिए मुझे कब निकलना है। और बच्चे यहाँ फेल थे,
मैंने 2-3 की चीज़ें चेंज की, आज अच्छा काम कर रहे हैं। मैं देखता था सब एक्टर भी अच्छे, सब कुछ है, फेल क्यों है? ये इनकी एग्जिट खराब थी सालों की, आज ठीक हो गई, सही कर रहे हैं। एंट्री के साथ साथ एग्जिट भी होनी ज़रूरी है। अब वही आदमी तुम्हें बोले यार जा भाई तुझे बताऊंगा, तो बेकार तुम्हें जीवन में नहीं बताएगा। तुम अच्छे से एग्जिट लो ना वहाँ से, सब मुझे दे। मैं बचपन में कोई नेता आ जाता था ना, नेता चुनाव में भाषण देने, मैं पूरी एंट्री मारता था जाके अपने साथ 7-8 लोगों को लेके, बीच में जब चल रहा होता था प्रोग्राम, नेताजी नमस्कार, सबको दिखता था कोई आया और बैठता था थोड़ी देर, अच्छा नेताजी मुझे आज्ञा दो जरा ढाबे पे भी काम देखना है, सबको दिखता था कोई गया। तो एंट्री एग्जिट तो देख लो क्या हो रही है, और सबकी नजर में आता था। तो नजरों में आना तो बचपन से ही था। एक मैं फिल्म कर रहा था, मुझे उन्होंने बोला यार तू नोटिस हो रहा है। मैं कहा देखो जी ऊपर वाले का छिपा इतना है, आप मुझे किसी सीन में ना सबसे पीछे खड़ा कर दियो, नोटिस तो मैं वहाँ भी हो जाऊंगा, क्योंकि इतना तो जानते ही है मुझे लोग। अच्छा ये तो वो खड़ा है पीछे, अरे वही तो नहीं है। तो मैंने कहा वो कोई दिक्कत नहीं है। और अभी सर मैं एक फिल्म करने गया, तो वो कहने लगे भाई ये तो हमने कास्टिंग पूरी हो गई। मैंने कोई बात नहीं सर, हमने तेरी सुपरहिट फिल्में नहीं करी, आपकी नहीं करेंगे, क्या दिक्कत आ गई है? यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। और मैं भी जैसे शर्मा जी की फिल्म करने गया, तो उन्होंने कहा कह रहे बेटा अब तेरे साथ हम अच्छा काम करेंगे दोबारा, और मैंने कर लियो सर, बता दियो। ऐसा नहीं है मुझे कि बस मैं मरे ही जा रहा हूँ, मुझे खुश रहना है सबसे पहले तो। और ज़्यादा टाइम मैं इस वक्त अपने बालक को देता हूँ, क्योंकि उसी का टाइम है वो। अभी कितना बड़ा है बेटा? अभी 2.5 साल का हुआ है, तो सारा टाइम उसे ही देता हूँ कि भाई ये ले। ये तो कुछ डबिंग थी, काम थे, मुझे मुंबई आना ही था अभी, और मैं जैसे आपसे बात करूँगा तुरंत देखूँगा क्या मिल रही है और निकल जाऊँगा। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आशुतोष थैंक यू सो मच, एंड बहुत मज़ा आया, एंड आई होप आपके रियलिटी शो एक्सपीरियंस और ज़िंदगी के एक्सपीरियंस से लोग भी कुछ सीखें। थैंक यू सो मच। धन्यवाद सर, आपने मुझे मौका दिया यहाँ आने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।